अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। दोस्तों, अब अंबर, मारिया और नाग की वापसी का सफर शुरू होता है। आपने आखिरी बार अंबर, मारिया और नाग से उस वक्त मुलाकात की थी जब ये तीनों भाई बहन और मुखलिस दोस्त एक दूसरे से हमेशा के लिए जुदा हो रहे थे। मारिया गायब होकर समंदर में गुम हुई, नाग फिर से सांप बनकर जमीन के अंदर चला गया और अंबर अपने प्यारे दोस्तों की याद दिल में लिए कराची शहर से दूर एक टीले के पास वीरान खंडर में आ गया। यहाँ से वो मलका मिस्र की लाश से हिदायत लेने मिस्र के पुराने एहराम में जाता है, क्योंकि वो मिस्र की मम्मी की रहनुमाई में ही वापसी का 5000 बरस का सफर तय कर सकता है। वो कराची से हवाई जहाज में बैठकर काहिरा पहुंचता है और एहराम मिस्र में जाकर उसे मालूम होता है कि मलका मिस्र की लाश वहां मौजूद नहीं है। उसकी लाश पेरिस के बड़े अजायब घर में है। अंबर काहिरा से पेरिस को रवाना होता है। पेरिस के अजायब घर में वो मलका मिस्र के ताबूत के पास पहुंच जाता है। मलका मिस्र की लाश हिदायत करती है अंबर को कि वो दिल्ली के लाल किले में जाए, क्योंकि उनका वापसी का तारीखी सफर बहादुर शाह जफर के जमाने से शुरू होगा। अंबर वापस दिल्ली आता है और यहाँ अजीबो-गरीब और पुरस्रार हालात में फंस जाता है। आखिर वो कैद कर लिया जाता है, लेकिन एक रोज जेल से भागता है और भागते भागते सड़क पर गिर पड़ता है। और जब उसे होश आता है तो वो बहादुर शाह जफर की दिल्ली में सांस ले रहा होता है और दिल्ली में गदर पड़ा हुआ था। अब आगे जानिए क्या होता है। पेशे खिदमत है अंबर, नाग, मारिया की दूसरी सीरीज वापसी का सफर की पहली किस्त, लाश से मुलाकात। बारिश, बिजली की चमक और तेज ठंडी हवा। बादलों में बिजली चमकती तो गरज की आवाज से पुराने खंडर की दीवारें और छत कांप जाती। अंबर उस टूटी हुई पुरानी तारीखी इमारत में 2 रोज से ठहरा हुआ था। उस इमारत का कोई दरवाजा नहीं था। छत मेहराबदार गोल थी। दरमियान में पत्थर का एक चबूतरा था जिस पर अंबर चुपचाप लेटा अपने वापसी के सफर के बारे में सोच रहा था। मारिया और नाग से हमेशा के लिए जुदा हो जाने के बाद वो इतनी बड़ी दुनिया में अकेला रह गया था। अब वो वापस अपने वतन मिस्र जा रहा था। 5000 साल गुजरे कि वो एक पुरस्रार शाम को अपने वतन मिस्र के दरियाए नील से अपने सनसनीखेज हैरत अंगेज सफर पर निकला था और फिर रोंगटे खड़े कर देने वाले हालात में फंस गया। और उसे दुआ या बददुआ दी गई थी कि वो हमेशा जिंदा रहेगा, कभी मरेगा नहीं और उसके जिस्म पर तलवार या गोली का कोई असर नहीं होगा। फिर वो जिंदा रहा और सफर करता चला गया। सल्तनतें बनी और मिट गईं। बादशाह तख्त पर बैठे और मर गए। हमूरबी, फिरौन, यूनानी बादशाह और रोमन हुक्मरान आए और खत्म होते चले गए, लेकिन अंबर जिंदा रहा। मौत उसके करीब ना आ सकी, वो उससे दूर ही भागती रही। फिर उसकी मुलाकात अपनी जिंदगी के बेहतरीन दोस्त और भाई नाग से हुई, जो एक सांप था और 1000 साल तक जिंदा रहने के बाद इंसान की शक्ल इख्तियार कर गया था। उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि वो जो शक्ल चाहे इख्तियार कर लेता था। परिंदा बनकर उड़ सकता था और दरिंदा बनकर धाड़ सकता था। नाग और अंबर ने मिलकर तारीख के ऐवानों में सफ़र शुरू किया और बड़ी बड़ी मुहिमें सर करते, दिल दहला देने वाले वाक़यात और मुसीबतों से गुजरते आगे बढ़ते चले गए। फिर अंबर और नाग को उनकी प्यारी बहन मारिया मिल गई। मारिया जो एक शहजादी थी, लेकिन जिसे मिस्र की एक ज़बरदस्त जादूगरनी ने जादू के जोर से गायब कर दिया था। वो गायब थी, किसी को नजर नहीं आ सकती थी, मगर खुद सबको देख सकती थी। तीनों मिलकर अपने सफर पर चल खड़े हुए और 5000 साल तक सफर करते रहे। आखिर एक रोज वो एक दूसरे से जुदा हो गए। नाग फिर से सांप बन गया, मारिया गायब हो गई। बिछड़ते वक्त उनकी आंखों में आंसू थे। मारिया ने भीगी पलकों से कहा था, अंबर भाई, हमने एक बेहद लंबा अरसा एक दूसरे के साथ बसर किया है। हमने एक बेहद लंबा अरसा एक दूसरे के साथ रहकर बसर किया है। मैं तुम दोनों भाइयों को कभी ना भुला सकूंगी। नाग भी उदास था। उसने अंबर को गले लगा लिया और कहा, अंबर, हम शायद हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, लेकिन अगर कभी जिंदगी में ऐसा हुआ कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो हो सकता है मैं जमीन के नीचे अपनी दुनिया से निकलकर तुम्हारी मदद को आ जाऊं। उसके बाद तीनों भाई बहन हमेशा के लिए जुदा हो गए। उनका हैरत अंगेज सफर खत्म हो गया। नाग सांप बनकर हमेशा के लिए जमीन के अंदर चला गया। मारिया गायब हो गई और अंबर दुनिया में अकेला रह गया। उस वक्त वो कराची शहर से बाहर एक पुरानी खंडर बनी इमारत में अकेला बैठा था। उसके पास पाकिस्तानी करेंसी में सिर्फ 50 रुपए बाकी रह गए थे। उसके पास जितने पैसे थे, इसने कराची से काहिरा तक के लिए हवाई जहाज का टिकट खरीद लिया था। ये टिकट उसकी जेब में था। तेज ठंडी हवा में उसे सर्दी बिल्कुल नहीं लग रही थी, क्योंकि ना उसे सर्दी लगती थी और ना गर्मी। वो मौसमों और जिंदगी की दूसरी जरूरियात की कैद से आज़ाद था। फिर भी लोगों को दिखाने के लिए उसने पतलून कोट पहन रखा था। एक मुख्तसर सा ब्रीफ केस था जिसमें उसका पासपोर्ट, शेव का सामान, 2 कमीजें, एक पतलून और चंद एक सादा कागज और कलम था। अंबर ने घड़ी देखी, रात के 2 बज रहे थे। उसका जहाज कराची एयरपोर्ट से ठीक 3 बजे उड़ने वाला था।
अंबर ने चलने की तैयारी शुरू कर दी। बारिश अब बूंदाबांदी में तब्दील हो गई थी। थोड़ी दूर एक सड़क हवाई अड्डे को जाती थी। अंबर किसी होटल में इसलिए नहीं ठहरा था कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे, और चूंकि उसे ना सर्दी लगती थी और ना गर्मी, और ना उसे कोई सांप या कीड़ा मकोड़ा काट कर नुकसान पहुंचा सकता था, इसलिए वो बड़ा बेफिक्र होकर उस पुराने तरीही खंडर में ही लेट गया। अंबर ने हाथ बाहर निकालकर देखा, बूंदाबांदी हो रही थी। बिजली चमकी तो दूर सामने रात के अंधेरे में सड़क की गीली लकीर दिखाई दी। वो चाहता था कि उस खंडर से निकलकर सड़क पर खड़ा होकर टैक्सी का इंतजार करे, क्योंकि उस सड़क पर से कभी कभी कोई टैक्सी गुजर जाती थी। अंबर ने ब्रीफकेस उठाया, खुदा का नाम लिया और खंडर में से निकलकर सड़क की जानिब चल पड़ा। बारिश की वजह से रेत गीली हो गई थी, खुश्क झाड़ियां मींह में भीग रही थी। अंबर सड़क पर आकर एक दरख्त के नीचे खड़ा हो गया और टैक्सी का इंतजार करने लगा। उसने कुछ देर इंतजार करने के बाद घड़ी देखी। रात के 2:15 हो चुके थे। जहाज के उड़ने में सिर्फ पौन घंटा ही बाकी था। उसे अब एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाना चाहिए था, मगर टैक्सी या किसी दूसरी सवारी का दूर दूर तक नामो निशान तक न था। आखिर दूर उम्मीद की किरण दिखाई दी। किसी कार की रोशनियां सड़क पर पड़ रही थी और बारिश में भीगती सड़क चमक रही थी। अंबर ने सोचा वो उस कार में लिफ्ट लेने की कोशिश करेगा, और अगर टैक्सी हुई तो फिर उस पर सवार होकर एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। कार करीब आ रही थी। अंबर ने दूर ही से हाथ हिलाकर कार को रुकने का इशारा किया। कार उसके करीब आकर रुक गई। एक आदमी ने अगली सीट से बाहर झांककर पूछा, कहाँ जाना है? और फिर वो पीछे देखकर मुस्कुराया। अंबर ने एक ड्राउनी मूंछों वाले हट्टे कट्टे आदमी को देखा जो पिछली सीट पर बैठा था। क्या आप मुझे एयरपोर्ट तक लिफ्ट दे देंगे? अंदर आ जाओ। पिछला दरवाजा खुल गया। अंबर हट्टे कट्टे मूंछों वाले आदमी के पास जाकर बैठ गया। कार आगे रवाना हो गई। वहां से एयरपोर्ट ज्यादा दूर नहीं था, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का रास्ता था। अंबर ने महसूस किया कि अगली सीट पर बैठे हुए आदमी ने एक पुरस्कार इशारा अपने साथियों किया। अंबर के पास बैठा हुआ खतरनाक आदमी बोला, कहाँ जाओगे बाबू? अंबर ने कहा, मैं काहिरा जा रहा हूँ। और यहाँ जंगल में क्यों खड़े थे? असल में मेरी गाड़ी खराब थी, मैं पैदल ही एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ा। मेरा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मगर बारिश आ गई, अचानक गाड़ी रुक गई। मूंछों वाले ने कहा, फिर खराब हो गई ये कमबख्त। अगली सीट वाले आदमी ने पीछे मुड़कर अंबर की तरफ देखा और कहा, बाबू तुम्हारे पास जितनी रकम है निकाल कर यहाँ रख दो और उतर कर चुपचाप वापस चले जाओ। अंबर ने अगले आदमी के हाथ में पिस्तौल देख लिया था। वो समझ गया कि ये डाकू हैं और उसे लूटना चाहते हैं, मगर वो उनसे उलझ कर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। उसने कहा, मेरे ब्रीफकेस में मेरा पासपोर्ट है और 50 रुपये हैं, और इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं दरख्वास्त करूँगा कि मुझे यहाँ उतारने के बजाय एयरपोर्ट उतार दिया जाए। इस पर ड्राइवर ने पिस्तौल अंबर के सीने पर रख दिया। ब्रीफकेस हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हारा पासपोर्ट ही चाहते हैं। हम इस पर किसी दूसरे की फ़ोटो लगाकर उसे फ़रोख्त करेंगे। अंबर ने उनकी बहुत मिन्नत समाजत की, मगर उन पर कोई असर न हुआ। वो अंबर का मजाक उड़ाते रहे, बल्कि मूंछों वाले ने तो अंबर की गर्दन पर एक मुक्का भी मार दिया। मुक्का मारते हुए उसे अंबर की गर्दन कुछ सख्त लगी, लेकिन उसने कोई ख्याल न किया। अंबर ने कहा, क्या आप लोग मुझे माफ़ नहीं करेंगे? मूंछों वाले ने अंबर को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारकर कहा, निकल जाओ गाड़ी में से, नहीं तो गोली मार देंगे। उसने अंबर का ब्रीफकेस छीनकर बाहर धक्का दे दिया। अंबर खुले दरवाजे में से बाहर गिर पड़ा। उसके साथ ही गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया। अंबर ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसका पासपोर्ट छीन लिया जाए। उसका काहिरा पहुंचना बहुत ज़रूरी था। अब उसने उन डाकुओं को मज़ा चखाने का फैसला कर लिया था। अंबर तेज़ी के साथ ज़मीन से उठा और कार की खिड़की में हाथ डालकर उसने दरवाजे को ज़ोर से अपनी तरफ खींचा। कार का दरवाज़ा अलग होकर सड़क पर गिर पड़ा। ड्राइवर ने जब ये हाल देखा तो सोचे समझे बगैर अंबर पर गोली चला दी। गोली अंबर के माथे पर लगी और उसके माथे से टकराकर कार के अंदर गिर पड़ी। ना जख्म हुआ ना खून निकला। गुंडे ने सोचा कि वार खाली गया है और अंबर को गोली नहीं लगी। उसने एक और फायर कर दिया। ये गोली अंबर के सीने से टकराकर उसके कोट की जेब में गिर गई। गुंडे ने मूंछों वाले को हमला करने के लिए कहा। मूंछों वाले गुंडे ने जेब से चाकू निकालकर खोला और अंबर पर वार कर दिया, लेकिन चाकू अंबर के पत्थर जैसे सख्त पेट से टकराकर दोहरा हो गया। अंबर ने कहा, तुम लोग अपना और मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हो। मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा, तुम्हारी सज़ा यही है कि गाड़ी मेरे हवाले कर दो। और फिर अंबर को उन दोनों को मज़ा चखाना ही पड़ा। अंबर ने उन दोनों को ठिकाने लगा दिया और उनसे अपना पासपोर्ट और बैग लेकर दोबारा गाड़ी पर सवार हुआ और एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ा। एयरपोर्ट पहुंचकर उसने जहाज़ पकड़ा और जहाज़ काहिरा के लिए रवाना हो गया। काहिरा एयरपोर्ट से निकलते ही अंबर ने एक टैक्सी पकड़ी। ड्राइवर यही समझा कि कोई पाकिस्तानी सयाह है और एहराम मिस्र की सैर करने के लिए जा रहा है। टैक्सी जब दरियाए नील के पुल पर से गुजरकर दूसरी तरफ सहरा में 5000 बरस पुराने शहर थीन्स के खंडरात के करीब से गुजरी तो अंबर का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। ये उसी शहर के खंडर थे जहां उसे पहुंचना था। ये उसके वतन के खंडर थे। उस शहर में वो 5000 बरस पहले पैदा हुआ था। उसी शहर की गलियों और दरियाए नील के किनारे खेल कूद कर वो पला पड़ा था। अब ये शहर खंडर बना हुआ था। टूटे फूटे गुंबद थे, चंद एक गिरे हुए सतून थे और रेत पर बिखरे हुए पत्थरों के टुकड़े थे।
اس کے اپنے وطن اور اس شہر میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ ٹیکسی آگے نکل گئی۔ اب وہ صحرا میں سے گزر رہی تھی۔ دونوں طرف ریت کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے تھے اور دھوپ میں سخت تیزی تھی۔ گرمی کے مارے ڈرائیور کا برا حال ہو رہا تھا، مگر امبر کو ذرا بھی گرمی نہیں لگ رہی تھی۔ اسے پسینہ بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بڑے سکون سے بیٹھا اپنے خیالات میں ڈوبا ہوا تھا اور دور سے اسے احرام مصر نظر آئے۔ امبر کا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ ایک مدت کے بعد وہ اپنے وطن کی چیزیں دیکھ رہا تھا۔ یہ احرام 5000 سال پرانے تھے اور ان میں مصر کے پرانے بادشاہ دفن تھے۔ یہ احرام امبر کی آنکھوں کے سامنے تعمیر ہونا شروع ہوئے تھے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے مصری، یونانی، یمنی اور اجمی مزدوروں کو جو غلام تھے بڑے بڑے ریڑوں پر پتھر لاد کر احراموں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہزاروں مزدور ان پتھروں میں دب کر امبر کے سامنے ہلاک ہو گئے تھے اور اب ان احراموں کے کھنڈر اس کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ تکونی دیواروں کے پتھروں میں جگہ جگہ خشک زرد گھاس اگی ہوئی تھی اور کئی جگہوں سے پتھر اکھڑ چکے تھے۔ کبھی ان احراموں میں فرعون کی لاشوں کے ساتھ بے بہا سونا چاندی اور ہیرے جواہرات دفن تھے۔ پھر لٹیروں اور سیاحوں نے یہ سب کچھ لوٹ لیا۔ اب صرف چند ایک پرانے مصری فرعونوں کی بے یارو مددگار لاشیں ہی پڑی تھیں۔ ان کا سارا سونا اور جواہرات لوٹے جا چکے تھے۔ کئی فرعونوں کی لاشیں لندن اور پیرس کے عجائب گھروں میں بے وطن ہو کر پڑی تھیں۔ ٹیکسی جب ملکہ نفریتی کے احرام کے پاس پہنچی تو امبر نے اسے روکنے کا اشارہ کیا۔ وہ ٹیکسی سے اتر پڑا، اسے پیسے دیے اور واپس بھیج دیا۔ اب وہ احرام کے سائے میں اکیلا رہ گیا تھا۔ اس نے اونچے احرام کے چھوٹے سے تنگ دروازے کو دیکھا جس کے اندر ہلکا اندھیرا چھایا تھا اور ٹھنڈی ہوا باہر آ رہی تھی۔ امبر اب مسلمان ہو چکا تھا اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا پکا ایمان تھا۔ اس نے خدا کا نام لیا اور احرام کے اندر داخل ہو گیا۔ ٹھنڈے ٹھنڈے اندھیرے میں عجیب قسم کی پراسرار سی بو رچی ہوئی تھی۔ اس قسم کی بو پرانی کرم خوردہ لائبریریوں میں سے آیا کرتی تھی۔ راستہ آگے تنگ تھا اور کالی محراب دار چھت زیادہ اونچی نہیں تھی۔ آگے جا کر امبر بائیں جانب مڑ گیا۔ سامنے ایک کھلا نیچی چھت والا دالان سا آ گیا جو ستونوں کے سہارے کھڑا تھا۔ دالان کے آگے دیوار میں ایک دروازہ تھا جس کے دونوں جانب مصری سپاہیوں اور غلاموں کی تصویریں کھدی ہوئی تھیں۔ دروازے کے اوپر ایک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا دکھایا گیا تھا۔ یہ ملکہ نفریتی کے احرام کا دروازہ تھا۔ اس کے اندر ملکہ کی ممی رکھی تھی۔ امبر دروازے میں سے گزر کر اندر آ گیا۔ تنگ کمرہ تھا، درمیان میں تابوت رکھا تھا جس میں ممی کی لاش نہیں تھی۔ امبر دھک سے رہ گیا، یہاں تو ملکہ کی لاش ہی نہیں تھی۔ اب وہ کس سے رہنمائی حاصل کرے گا؟ ملکہ نفریتی ہی اس کے 5000 سال پرانے تاریخی سفر کے بارے میں مدد کر سکتی تھی۔ ملکہ کے خالی تابوت کے ارد گرد دیواروں پر نقش بنے تھے۔ امبر نا امید ہو کر خالی تابوت کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے دوست ناگ اور بہن ماریا کو یاد کرنے لگا۔ اس وقت اگر وہ اس کے پاس ہوتے تو اس کی حوصلہ افزائی کرتے، کیونکہ وہ ایک بار پھر بھری دنیا میں اکیلا رہ گیا تھا۔ ملکہ نفریتی اس کی امید کا آخری سہارا تھا جس سے اسے رہنمائی حاصل کرنے کی توقع تھی، کیونکہ وہ قدیم مصر کی پراسرار اور بے حد طاقت والی ملکہ تھی اور جادوگری میں اسے کمال حاصل تھا۔ اب یہ سہارا بھی ڈوب چکا تھا۔ امبر نے تابوت میں نگاہ ڈالی۔ کونے میں لکڑی کی ایک چھوٹی تختی پڑی تھی، اس پر قدیم مصری زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ یہ امبر کی مادری زبان تھی۔ اسی زبان کو وہ اس روانی سے پڑھ سکتا تھا جس طرح ہم لوگ اپنی پیاری زبان اردو کو پڑھ لیتے ہیں۔ امبر نے تختی اٹھا کر پڑھا۔ اس پر لکھا تھا، امبر یہ لوگ میری لاش کو پیرس لے جا رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں ایک دن تم میرے مقبرے میں آؤ گے۔ تم میری مدد کے بغیر واپسی کا سفر نہیں طے کر سکتے۔ مجھ سے ملنے کے لیے پیرس کے عجائب گھر میں آؤ، میں تمہیں بتاؤں گی کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ ملکہ نفریتی۔ امبر نے یہ تحریر پڑھی تو اس کے دل کو کچھ حوصلہ ہوا۔ تختی اس نے وہیں تابوت میں رکھی اور مقبرے سے باہر نکلنے لگا تو اسے محسوس ہوا کہ تختی کے دوسری طرف بھی کچھ لکھا تھا۔ اس نے دوبارہ تختی اٹھا کر پڑھا۔ تختی کے دوسری طرف لکھا تھا، میرے تابوت کے درمیان میں لکڑی اکھاڑ کر دیکھو، تمہیں سفر کے لیے کافی رقم مل جائے گی۔ تابوت کی تہہ میں چوکور نشان بنا ہوا تھا۔ امبر نے وہاں سے لکڑی کو اکھاڑ دیا۔ نیچے ایک چھوٹا سا خانہ تھا جس میں سونے کی 10-12 چوکور ڈلیاں پڑی تھیں۔ امبر نے انہیں سمیٹ کر جیب میں رکھ لیا اور دل ہی دل میں ملکہ نفریتی کا شکریہ ادا کرتا ہوا احرام سے باہر آ گیا۔ باہر صحرا کی دھوپ خوب چمک رہی تھی۔ اگرچہ امبر کو گرمی محسوس نہیں ہو رہی تھی، اس کے سامنے اب یورپ کا سفر تھا۔ اسے پیرس پہنچ کر ملکہ نفریتی کی لاش سے اپنی واپسی کے سفر کے بارے میں ہدایات حاصل کرنا تھی۔ امبر ریت کے صحرا میں اس چھوٹی سی سڑک پر تنہا کھڑا تھا جو قاہرہ شہر کو جاتی تھی۔ یہاں سے کسی سواری کے ملنے کی امید فضول تھی۔ پاس ہی تھوڑے فاصلے پر ابو الہول کا بت تھا۔ وہاں ایک چھوٹا سا چائے خانہ بھی تھا۔ سیاح یہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ امبر کا خیال تھا کہ وہاں سے اسے کوئی ٹیکسی وغیرہ مل جائے گی، چنانچہ وہ احرام کے عقب سے ہو کر ابو الہول کے بت کی طرف چل دیا۔ یہاں اسے ایک خالی ٹیکسی مل گئی۔ ٹیکسی ڈرائیور بڑا باتونی تھا۔ قاہرہ تک وہ امبر کا سر کھاتا آیا۔ قاہرہ پہنچ کر امبر نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ صرافہ بازار میں جا کر سونے کی ایک ڈلی فروخت کر کے ڈالر کی کرنسی میں رقم حاصل کی اور ریڈی میڈ کپڑے، اوور کوٹ، بوٹ اور دوسری ضروری چیزیں خریدیں۔ پھر وہ ایئر فرانس کے دفتر میں گیا اور قاہرہ سے فرانس جانے والے جہاز پر اپنی سیٹ بک کرائی۔ ایئرپورٹ کے پاس ہی ایک ہوٹل میں اس نے رات گزارنے کے لیے کمرہ کرائے پر لے لیا۔ آدھی رات تک وہ پیرس میں ملکہ نفریتی سے اپنی ملاقات کے بارے میں سوچتا رہا۔
पिछले पैर जाकर उसे नींद आ गई। सुबह उठकर उसने नाश्ता किया। अगरचे वो मुसीबत के वक्त एक बरस भी बगैर कुछ खाए पिए गुजारा कर सकता था, लेकिन आम हालात में हर शय खा पी लेता था। नया सूट और उसके ऊपर चेक सिल्क का रेन कोट पहनकर वो हवाई अड्डे पहुंच गया। पेरिस जाने वाला जहाज बिल्कुल तैयार खड़ा था। अंबर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। ठीक वक्त पर जहाज फजा में उड़ गया और उसने बड़े सुकून के साथ पेरिस की तरफ परवाज शुरू कर दी। अंबर रात काफी देर तक जागता रहा और उसे नींद आ गई और वो सो गया। उसकी आंख खुली तो उनका जहाज वियना के हवाई अड्डे पर उतर रहा था। यूरोप अंबर के लिए नया नहीं था। इससे पहले वो मारिया और नाग के साथ यूरोप में बड़े मार के सर कर चुका था। पेरिस में भी वो कई महीने रहा था। उस शहर का चप्पा चप्पा उसका देखा वाला था। वियना से उड़कर जहाज सीधा पेरिस जाकर रुका। पेरिस में बादल छाए हुए थे और शाम हो रही थी। हवाई अड्डे से निकलकर सबसे पहले अंबर ने एक होटल में जाकर कमरा लिया। सफर की थकान दूर करने के लिए मुंह हाथ धोकर कॉफी का एक प्याला पिया। फिर शहर में घूम फिर कर कुछ सैर की। वो असल में रात के वक्त अजायब घर जाकर मलका नफरीती की लाश से मुलाकात करना चाहता था। उसे मालूम था कि अजायब घर रात के 10 बजे तक खुला रहता है। रात का खाना उसने होटल में खाया। कुछ देर तक होटल की लॉबी में टहलता रहा। फिर जब रात के 9 बज गए तो वह पेरिस के सबसे बड़े अजायब घर की तरफ रवाना हो गया। अजायब घर के दरवाजे पर सिर्फ एक स्याह खड़ा एक साइन बोर्ड पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अंबर अजायब घर में दाखिल हो गया। सबसे मुश्किल बात यह थी कि वो पहरेदारों के होते हुए मलका नफरीती की लाश से कैसे बात कर सकेगा, क्योंकि जहां मलका मिस्र की मम्मी का ताबूत पड़ा था उस कमरे के दरवाजे पर पहरेदार चलता फिरता रहता था। बहरहाल अंबर उस कमरे में पहुंच गया जहां मलका का ताबूत था। यह ताबूत दीवार के साथ एक चबूतरे पर रखा हुआ था। ताबूत के ऊपर चौकोर शीशा था जिसमें से मलका नफरीती का चेहरा गर्दन तक नजर आ रहा था। अंबर ने झुककर मलका का खूबसूरत चेहरा देखा। उसे अजीब सनसनी सी महसूस हुई। ये उसके अपने देश की मलका थी। कभी उसके हुक्म के बगैर कोई चिड़िया भी नहीं उड़ती थी और आज बेजान पत्थर की तरह ताबूत के अंदर पड़ी थी। मलका मिस्र की आंखों के गिर्द स्याह लकीरें डाली गई थी और माथे पर सांप की तस्वीर बनी थी। यह सांप फिरौनों का कौमी निशान था। अंबर जब झुककर मलका को देख रहा था तो उसने महसूस किया कि मलका ने बड़ी शफकत से आंखें खोलकर अंबर की तरफ देखा और जरा सा मुस्कुराई। कोई और होता तो वहीं गश खाकर गिर पड़ता, मगर चूंकि अंबर इस किस्म के वाकयात का खुद एक हिस्सा था इसलिए उसे जरा भी डर महसूस न हुआ। मलका नफरीती ने दोबारा आंखें बंद कर लीं और वो फिर एक लाश की तरह नजर आने लगी। अंबर गहरी सोचों में गुम इधर उधर टहलने लगा। वो मलका मिस्र से किस तरह बात करे। सामने दरवाजे में पहरेदार गार्ड टहल रहा था और थोड़ी थोड़ी देर बाद आंख उठाकर अंदर देख लेता था। अंबर को एक बात की तसल्ली हो गई थी कि कम से कम मलका मिस्र को उसके आने की खबर तो हो गई है। शायद अब वो खुद उससे बात करने की कोशिश करे। वक्त गुजरता जा रहा था। अंबर को मालूम था कि ठीक 10 बजे गार्ड कमरे का दरवाज़ा बंद कर देगा। इसका मतलब यह था कि जो भी बात करनी थी उसे 10 बजे से पहले पहले कर देनी चाहिए थी और 10 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। अंबर एक बार फिर ताबूत के पास जाकर खड़ा हो गया। मलका का खूबसूरत बना सवरा चेहरा लाश की तरह बेहिस और खामोश था। वो कुछ परेशान सा हुआ कि आखिर मलका मिस्र उसके साथ बात करने की कोशिश क्यों नहीं करती। इस सोच विचार में 10 बज गए और गार्ड ने कमरे में से सयाहों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। अंबर परेशान हो गया। वो बाहर नहीं जाना चाहता था लेकिन मजबूरन उसे बाहर जाना पड़ रहा था। ताबूत में लाश खामोश पड़ी थी। इतने में गार्ड ने अंबर के पास आकर कहा वक्त हो गया है, उसे बाहर जाना चाहिए। अंबर एक लम्हे के लिए तो टिकटिकी बांधे गार्ड के चेहरे को तकता रहा। चौंक कर बोला जी हाँ जरूर जरूर। और वो कमरे से बाहर निकलते हुए ताबूत में एक बार फिर झांका। मलका मिस्र ने आंखें खोलकर अंबर को देखा और जैसे आंखों ही आंखों में कहा आधी रात को आना। अंबर को यूं महसूस हुआ जैसे उसने अपने कानों में मलका मिस्र की आवाज़ सुनी थी। वो 5000 साल पुरानी मिस्री जुबान में कह रही थी आधी रात को आना। अंबर कमरे से बाहर आ गया। अजायब घर के दरवाजे बंद कर दिए जा रहे थे। सड़क पर आकर अंबर ने सोचा वो किसी चाय खाने में बैठकर 2 घंटे गुजारे और फिर ठीक रात के 12 बजे अजायब घर में दाखिल होने की कोशिश करे। ये एक नाजुक मरहला था क्योंकि अजायब घर में रात के वक्त कोई इंसान दाखिल नहीं हो सकता था। अंदर ऐसा जबरदस्त खुदकार अलार्म सिस्टम था कि इंसान के जिस्म की लहरों से अलार्म बज उठता था। लेकिन अंबर को हर हाल में आधी रात के वक्त मलका मिस्र से मुलाकात करना थी। यह उसकी ज़िंदगी और शायद मौत का सवाल था। वो 5000 साल से जिंदा चला आ रहा था और वैसे का वैसा ही नौजवान था। ना बूढ़ा हुआ था और ना मौत उससे मुलाकात करने आई थी। हो सकता है कि जब वो 5000 साल के सफ़र को तय करके वापस अपने पुराने वतन मिस्र जाए तो वो हमेशा हमेशा के लिए सुकून की नींद सो जाए और उसकी ज़िंदगी की सनसनी खेज किताब बंद हो जाए। उसकी ज़िंदगी के हैरत अंगेज़ वाक़यात अलिफ लैला के वाक़यात से कम दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाले नहीं थे। लेकिन अभी उसे इससे भी ज़्यादा भयानक और हैरतनाक वाक़यात का सामना करना था। ये बात उसे खुद भी मालूम नहीं थी। अजायब घर के करीब ही एक चाय खाने में जाकर बैठ गया। उसने चाय मंगवाई और उसकी हल्की हल्की चुस्कियाँ लेता गौर करने लगा कि अजायब घर में दाखिल होने की क्या तरकीब हो सकती है।
उस इमारत से वो अच्छी तरह वाकिफ था और कई बार यहाँ आ चुका था। इमारत की छत पर एक रोशनदान था जिसके चारों जानिब शीशे लगे थे। अगर वो किसी तरह छत पर पहुंच जाए तो उस रोशनदान में से नीचे उतरने की कोशिश कर सकता है। अंबर को यही तरकीब पसंद आई। इस तरह से वो अजायब घर के दरवाजों से गुजरने और अलार्म के बज उठने के खतरे से महफूज रह सकता था। अंबर ने घड़ी देखी, अभी 11 ही बजे थे। वो चाय खाने से निकल आया और पेरिस की खूबसूरत मगर धुंध में डूबी हुई सड़कों पर चहलकदमी करने लगा। उन सड़कों पर रातों को डाके का बड़ा खतरा होता है। अगरचे अंबर को कोई भी डाकू नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, फिर भी उसने सोने की डलियां होटल के कमरे में रख छोड़ी थी। जब पेरिस के एक घड़ियाल ने ठीक रात के 12 बजने का ऐलान किया तो अंबर के कदम खुद ब खुद अजायब घर की तरफ उठते चले गए। अजायब घर की इमारत तारीकी में डूबी हुई थी। सिर्फ कहीं कहीं धीमी धीमी रोशनी हो रही थी। गेट पर धुंधली रोशनी में गार्ड्स पहरा दे रहे थे। अंबर इमारत के पीछे की जानिब आ गया। यहाँ लोहे की सीढ़ी थी जो दीवार के साथ साथ इमारत की छत तक चली गई थी। अंबर ने सीढ़ी के पास खड़े होकर देखा, कोई उसे देख तो नहीं रहा। रात बड़ी गहरी थी और शदीद सर्दी और धुंध की वजह से सड़कें सुनसान पड़ी थी। अंबर ने खुदा का नाम लिया और सीढ़ी पर कदम रखकर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। वो बड़े इत्मीनान के साथ छत पर पहुंच गया। उसे किसी ने भी नहीं देखा था। छत सड़क से ज्यादा सुनसान थी और उसका फर्श सर्दी में सिकुड़ा हुआ महसूस होता था। अंबर को एक पल के लिए भी सर्दी नहीं लग रही थी। फिर भी उसने ओवरकोट पहन रखा था और उसके कॉलर ऊपर उठाए हुए थे। वो छत के दरमियान में बने हुए गोल रोशनदान के पास आ गया जिसकी छत ढलानी थी और चारों तरफ शीशे लगे हुए थे। अंबर ने झुककर शीशे में से नीचे देखा। हाल कमरा खाली था और दीवार के साथ एक जानिब धीमा सा बल्ब जल रहा था। शोकेसों में कीमती तरीखी चीजें पड़ी हुई थी। अंबर ने कोट की जेब से नायलॉन की पतली रस्सी और शीशे काटने वाला कटर निकाला। ये चीजें वो होटल से लेकर चला था। उसे शुबा था कि शायद इनकी जरूरत पड़ जाए। कटर की मदद से अंबर ने शीशे पर एक चौकोर निशान बनाया और उंगली की हल्की सी ठोकर से शीशा अलग हो गया। शीशा छत पर एक तरफ रखकर अंबर ने नायलॉन की रस्सी रोशनदान के लोहे के जंगले के साथ बांधकर नीचे फेंक दी। अब उसे उस रस्सी के जरिए नीचे उतरना था। यह काम मुश्किल भी था और आसान भी। मुश्किल इसलिए कि हो सकता है कि नीचे पहुंचकर जब वो फर्श पांव रखे तो अलार्म यकायक चीख उठे और गार्ड्स अंदर आ जाएं। इस तरह वो मलका मिस्र से कोई बात न कर सकेगा और उसका मकसद खत्म होकर रह जाएगा। इसके सिवाय कोई चारा भी नहीं था कि वो रस्सी के जरिए नीचे उतर जाए। बस अंबर ने खुदा का नाम लिया और रस्सी को पकड़कर नीचे लटक गया। रस्सी बेहद मजबूत थी और अगर टूट भी जाती तो अंबर को फर्श पर गिरने से कोई चोट नहीं आ सकती थी। फर्श ही टूट सकता था, मगर वो उस धमाके से बचना चाहता था जो उसके फर्श पर गिरने से पैदा होता। अंबर आहिस्ता आहिस्ता कमरे में उतरना शुरू हुआ। छत काफी बुलंद थी, चुनाचे अंबर को फर्श तक पहुंचने में 10-15 मिनट लग गए। अब वो जमीन पर पांव रखते हुए घबरा रहा था कि कहीं एकदम से अजायब घर के खतरे के अलार्म न शोर मचा दें, मगर कदम तो उसे हर हालत में फर्श पर रखना थे। अंबर ने एक बार फिर खुदा को याद किया, उसके हजूर कामयाबी और मदद की दुआ मांगी और आंखें बंद करके दाएं पांव बड़े आराम के साथ फर्श पर रख दिया। कोई अलार्म न बजा। अंबर ने दूसरा पैर भी फर्श पर रख दिया। नायलॉन की रस्सी को उसने इस तरह लटकते रहने दिया और हाल कमरे के बगली दरवाजे से निकलकर उस जगह आ गया जहां सामने ताबूत वाले कमरे का दरवाजा था। अंबर ने देखा कि दरवाजा बंद था। अब उस दरवाजे के खुलने से खतरे की घंटी बज सकती थी। अंबर कुछ देर खामोश खड़ा सोचता रहा कि उसे किस तरीके से दरवाजा खोलना चाहिए कि अगर अलार्म उस दरवाजे के साथ बंधा हुआ है तो वो खामोश रहे और बिल्कुल ना बोले। ये काम तो कोई जादूगर ही कर सकता था। अंबर को उस वक्त अपना प्यारा दोस्त, भाई और साथी बहुत याद आ रहा था। अगर वो होता तो वो सांप बनकर कमरे के दरवाजे को खोल सकता था। अगर उसकी बहन और साथी मारिया होती तो वो गायब होकर बड़े आराम से अंदर जा सकती थी। अंबर ने सोचा कि शायद उन्हें एक बार फिर बुलाना पड़े। अब तो ये काम उसे अकेले ही करना था। वो दीवार के साथ लगा कदम कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर वो रुक गया। अब दरवाजे को उसने आहिस्ता से खोला। दरवाजा खुल गया और कोई अलार्म न बजा। अंबर खुश हुआ कि सब काम ठीक ठाक तरीके से हो गया, लेकिन ये उसकी खुशकिस्मती थी क्योंकि जब उसने मलका नफरीती के कमरे का दरवाजा खोला था तो एक खुफिया अलार्म ने चीख कर वहां से दूर गार्ड को खबरदार कर दिया था। अंबर दरवाजा बंद करके कमरे में ताबूत के पास आ गया। उसने झुककर मलका को देखा और 5000 साल पुरानी मिस्री जुबान में कहा, मलका नफरीती, खुदा तुम्हें जन्नत में खुश रखे। मैं तुम्हारे हुक्म के मुताबिक आधी रात को आ गया हूँ, अब मेरी रहनुमाई करो। मलका नफरीती ने आंखें खोलकर अंबर की तरफ देखा और एक हाथ उठाकर उंगली से ताबूत की छत पर एक लकीर डाली, जिसके साथ ही ताबूत का ढकना आराम से ऊपर उठ गया और मलका नफरीती ताबूत में उठकर बैठ गई। अंबर ने देखा कि वो अजीम मलका मिस्र लग रही थी। उसके सर पर सोने का ताज था, गले में हीरे मोती जुड़ा सोने का सांप था और बालों की जगह सोने की लड़ियां शानों पर बिखरी हुई थी। पलके स्याह कमानों की तरह खिंची हुई थी। उसका चेहरा जर्द और मौत की तरह साकित था। उसने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए थे
और अंबर की तरफ टिकटिकी बांधे देख रही थी। अंबर ने अदब से ताज़ीम की और कहा, ए अजीम मलका, मेरी रहनुमाई करो। तुम जानती हो कि मैं 5000 साल गुजरे दरियाए नील के किनारे अपने गांव से एक रात निकला था और उसके बाद आज तक अपने गांव वापस नहीं जा सका। अब मेरा वापसी का सफ़र शुरू हो रहा है। मैं एक बार फिर अपने प्यारे वतन, अपने प्यारे ज़माने में वापस जाना चाहता हूँ। मैं एक बार फिर अपने प्यारे वतन, अपने पुराने ज़माने में वापस जाना चाहता हूँ। मेरे मदद करो। मलका मिस्र ने सरगोशी जैसी आवाज़ में अपने नाजुक होंठों को ज़रा सी जुम्बिश देकर कहा, अंबर, मैं तुम्हारी ज़िंदगी की सारी कहानी जानती हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि तुम अपने घर से बिछड़े 5000 साल गुजर चुके हैं और तुम अब वापस जाना चाहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, तुम एकदम से ही एक छलांग लगाकर 5000 सालों की मुद्दत को नहीं फलांग सकते। अंबर के चेहरे पर परेशानी के आसार पैदा हुए। उसने पूछा, तो क्या मैं एकदम वापस अपने कदीम ज़माने में नहीं पहुँच सकूँगा? मलका नफरीती ने कहा, नहीं, दुनिया में ऐसा कोई जादू नहीं है जिसके ज़रिए से तुम छलांग लगाकर 5000 सालों के फासले को तय कर सको। तो फिर मुझे क्या करना होगा अजीम मलका? तुम्हें इसी तरह तारीख के साथ साथ वापसी का सफ़र तय करना होगा, जिस तरह तुम इसके साथ साथ सफ़र करते इस ज़माने तक पहुँचे हो। अंबर ने अपना सर थाम लिया। इसका मतलब यह है कि मुझे एक बार फिर 5000 साल गुजर कर वापस जाना होगा। हाँ, इसके सिवा कोई चारा नहीं। तुम्हें 5000 सालों के साथ सफ़र करके वापस अपने पुराने ज़माने में जाना होगा। अंबर गहरी सोच में गुम हो गया। उसके सामने एक लंबा सफ़र मुंह फाड़े खड़ा था। उसने सर उठाकर मलका मिस्र से पूछा, मुझे वापसी का ये तवील सफ़र कहाँ से शुरू करना होगा? मलका मिस्र ने कहा, तुम्हें वापसी का ये सफ़र मुग़ल अहद के ज़वाल से शुरू करना होगा। तुम यहाँ से सीधा हिंदुस्तान के शहर दिल्ली जाओ। तुम्हारे सफ़र की पहली मंजिल, तुम्हारे सफ़र की पहली सीढ़ी वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। जब तुम वहाँ जाओगे तो गदर हो रहा होगा, यानी तुम दिल्ली पहुँचकर सन 1857 में दाखिल हो जाओगे। फिर वहाँ से 18वीं और फिर 17वीं सदी की तरफ वापस सफ़र शुरू करोगे। अंबर ने गहरा सांस भरकर पूछा, अजीम मलका, अगर मेरी किस्मत में एक बार फिर तारीख के सहराओं, जंगलों और वीरानों की खाक छानना लिखी है तो मैं इसे कबूल करता हूँ। मेरा सफ़र भी ख़तरनाक है और मुसीबतों से भरा हुआ भी, लेकिन तुम इस सिलसिले में मेरी क्या मदद कर सकती हो, क्योंकि मैं नाग और मारिया से भी जुदा हो चुका हूँ। मलका मिस्र ने कहा, घबराओ नहीं, एक वक्त आएगा कि नाग और मारिया इस सफ़र में तुम्हारे साथ आन शामिल होंगे, क्योंकि वो भी तुम्हारे बगैर उदास हैं। नाग ज़मीन के अंदर उदास है और मारिया समंदरों में परेशान है। तुम तीनों दोस्त और बहन भाई वक्त आने पर एक दूसरे से मिल जाओगे और एक बार फिर इकट्ठे मिलकर वापसी का सफ़र करोगे और उस मकाम पर पहुंचकर जुदा हो जाओगे जहां से 5000 साल पहले तुम लोगों ने अपना सफ़र शुरू किया था। इस खबर से अंबर बड़ा खुश हुआ कि अब इस सफ़र का अकेले नहीं कटेगा, बल्कि उसे किसी न किसी मकाम पर नाग और मारिया भी उसके साथ आन शामिल होंगे। वो मलका नफरीती से कुछ पूछना और चाहता था कि मलका ने अपने आप कहा, तुम इस वक्त 1980 में ज़िंदा हो। तुमने तारीख में पीछे को सफ़र करना है। ये टेलीविज़न, रॉकेट, वायरलेस और कंप्यूटर का ज़माना है। तुम तारीख के जिस ज़माने में जा रहे हो वहाँ ये चीज़ें नहीं होंगी। वहाँ सिर्फ तलवारें और तीर कमान होंगे। मैं चाहती हूँ कि वापस जाते हुए तुम अपने साथ आज के साइंसी दौर की कुछ चीज़ें लेते जाना। ये चीज़ें तुम्हें पुराने बादशाहों और बहरी डाकुओं और आदमखोर वहशियों से दोस्ती करने में और उनसे बचने में बड़ी मदद देंगी। अगरचे मौत तुम्हें अभी हाथ नहीं लगा सकती, लेकिन फिर भी ये चीज़ें अपने साथ रखना। और हाँ, मेरे बाएं बाजू के साथ एक छोटा सा तावीज़ बंधा है। उस तावीज़ को खोलकर अपने बाजू पर बांध लो। ये तावीज़ तुम्हें मुसीबत के वक्त हवा में उड़ने में मदद देगा। जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं है। अंबर ने मलका नफरीती के बाएं बाजू से छोटा सा तावीज़ उतार कर अपने बाजू के साथ बांधा। मलका कुछ कहने वाली थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा धड़ से खुला और 2 सिपाही मशीन गने ताने अंबर की तरफ बढ़े। खबरदार, अपनी जगह से मत हिलना। कहने को तो सिपाहियों ने कह दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक सूट बूट वाला नौजवान ताबूत के पास बैठा है और ताबूत में मलका मिस्र की लाश बैठी उससे बातें कर रही है, तो एक बार तो वो दहशत ज़दा होकर अपनी जगह पर पत्थर बनकर रह गए। मलका मिस्र उसी वक्त अपने ताबूत में लेट गई और ताबूत का ढकना उसके ऊपर आ गया। मलका मिस्र दोबारा लाश बन चुकी थी। सिपाही आगे बढ़े, उन्होंने अंबर को गिरफ्तार कर लिया। फिर एक सिपाही ने झुककर मलका मिस्र के ताबूत को देखा और आंखें मलता हुआ अपने साथी से फ्रांसीसी जुबान में बोला, मेरा ख्याल है ये हमारा वहम था। मलका मिस्र तो मुर्दा पड़ी है अपने ताबूत में। दूसरे सिपाही ने कहा, तुम ठीक कहते हो, ये हमारा वहम था। और फिर वो अंबर को आगे लगाकर बाहर ले आए। बाहर पुलिस की वैगन खड़ी थी। उन्होंने अंबर को वैगन में सवार कराया और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गए। अंबर को हवालात में बंद कर दिया गया। अंबर को किसी किस्म का फिक्र नहीं था। मलका नफरीती से उसने हिदायत हासिल कर ली थी। उसने बाकी रात इत्मीनान से लकड़ी के तख्ते पर बिछे हुए पुराने गद्दे पर सोकर गुजारी। दूसरे रोज़ अंबर को अदालत में पेश किया गया। अंबर ने बताया कि वो काहिरा का रहने वाला है और तारीख का तालिब इल्म है और मिस्र की मलका पर डॉक्टरेट के लिए मजमून लिख रहा था, जिसकी रिसर्च के लिए वो अजायब घर में गया था और वहाँ उसे ज़्यादा देर हो गई। अदालत के जज ने पूछा, ये बात कहाँ तक सही है कि तुम मलका मिस्र से बातें कर रहे थे?
अंबर ने मुस्कुरा कर कहा, माय लॉर्ड, क्या कभी किसी शख्स ने किसी लाश से भी बातें की हैं? अदालत में बैठे हुए लोग और ज्यूरी के अरकान भी हंसने लगे। अदालत ने अंबर को 500 रुपए के करीब जुर्माना कर दिया, जिसे अंबर ने उसी वक्त अदा कर दिया और वहां से सीधा अपने होटल में आ गया। होटल में आते ही उसने एयर फ्रांस के दफ्तर फोन करके एक जहाज में दिल्ली के लिए अपनी सीट बुक करवा ली। अंबर वक्त ज़ाया करना नहीं चाहता था। वो जल्दी से दिल्ली पहुंचकर अपनी वापसी का सफ़र शुरू करना चाहता था। मलका मिस्र ने कहा था कि जब वो दिल्ली पहुंच जाएगा तो गदर का ज़माना होगा और वो 1857 के सन में पहुंच जाएगा। वो ये देखना चाहता था कि दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वो अचानक किस तरह से 100 साल पीछे चला जाएगा। दूसरे रोज़ रात की परवाज़ में वो एयर फ्रांस के जहाज़ में बैठकर दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। अंबर ने सोने की डलियां अपने पास रख ली थी। उसे मालूम था कि जिस तवील सफ़र पर वो रवाना होने वाला है उसमें सोने की डलियां कुछ दूर तक ज़रूर उसके काम आएंगी। उसके बाद मामला उसने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था। जहाज़ जिस वक्त दिल्ली के हवाई अड्डे पर पहुंचा उस वक्त सूरज निकल चुका था और दिल्ली शहर धूप में चमक रहा था। अभी तक ये 1980 का ही ज़माना था। गदर के ज़माने के फसादात और अफरा तफरी और 1857 ईस्वी के आसार उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अभी तक दिल्ली का पार्लियामेंट हाउस, गेट ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो की इमारत अपनी जगह पर उसी तरह कायम थी। अंबर ने सोचा कि कैसी अजीब बात है कि कुछ ही वक्त के बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, आंखों से ओझल हो जाएंगी और वो एकदम से 100 साल पीछे चला जाएगा। फिर ना पार्लियामेंट हाउस होगा, ना गेट ऑफ इंडिया की ऊंची इमारत होगी, ना सड़कों पर मोटर कारें चल रही होगी और ना दिल्ली का हवाई अड्डा होगा। दिल्ली एकदम से पुराना शहर बन जाएगा जिसके गिर्द कच्ची सड़क होगी और शहर की फसील पर अंग्रेज़ों की पुरानी तर्ज की तोपें गोले चला रही होंगी। किले के अंदर आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर तख्त पर परेशान हाल बैठा गोलों के धमाके सुन रहा होगा और दरबार में अंग्रेज़ों के जासूस साजिशें कर रहे होंगे। अंबर एयरपोर्ट से निकलकर बाहर सड़क पर आ गया। मलका मिस्र की पेशगोई कब और किस जगह से सच्ची साबित होने वाली थी, इसकी अंबर को कुछ खबर नहीं थी। उसने दो एक बार आंखें बंद करके दोबारा खोलकर देखा कि शायद ज़माना बदल चुका हो और वह 100 साल पीछे चला गया हो, मगर अभी तक वो 1980 ईस्वी में ही सांस ले रहा था। दिल्ली शहर पहले से बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका था। कुशादा सड़कों पर मोटर कारें दौड़ी जा रही थी। अंबर के ब्रीफकेस में कम से कम 2 लाख रुपए का सोना था, जिसे वो हवाई अड्डे वालों की आंखों से छुपा कर ले आया था। उसकी जेब में इंडियन करेंसी की शक्ल में 10,000 रुपया मौजूद था। 100 साल पहले पीछे जाने से पहले अंबर उन रुपयों को खर्च कर देना चाहता था, क्योंकि 1857 में जाने के बाद ये रुपए बेकार थे और कागज़ के पुर्जों के सिवा उनकी कोई हैसियत बाकी नहीं रह सकती थी। अंबर ने एक टैक्सी वाले को रोका और शहर के सबसे आला होटल अशोका आ गया। यहाँ उसने एक कमरा किराए पर लिया। ब्रीफकेस में से सोने की डलियाँ निकालकर अपनी जेब में रख लीं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जब एकदम से तारीख का ज़माना बदले तो उसके साथ ही ब्रीफकेस भी सोने की डलियाँ लेकर गायब हो जाए, क्योंकि फिर हर एक शय को गायब हो जाना था। मलका मिस्र की हिदायत के मुताबिक अंबर ने एक मार्केट में जाकर अपने वापसी के सफ़र के लिए चंद एक ज़रूरी चीज़ें खरीदी। उसने जो चीज़ें खरीदी वो ये थी: एक पत्थर का सिगरेट लाइटर, एक पिस्तौल और गोलियों का एक बड़ा पैकेट। उसके पास मिस्र में बनवाया हुआ असलहे का लाइसेंस मौजूद था, बैटरी का एक कैसेट प्लेयर और 1 दर्जन गानों के कैसेट। उनमें जानवरों और बमों के धमाकों की आवाज़ें भी थी। उसने बैटरी के इतने फालतू सेल भी साथ खरीद लिए जो देर तक उसके काम आ सकते थे। अंबर एक वीसीआर और कुछ अंग्रेज़ी और उर्दू फिल्में भी खरीदना चाहता था, लेकिन सवाल यह था कि वो इतने भारी वीसीआर को 100 साल पीछे के ज़माने में कैसे ले जा सकता था, क्योंकि जब ज़माने को बदलना था तो वही शय उसके साथ 100 साल पीछे भी जा सकती थी। अब उसके हाथ में हो और वीसीआर जैसे भारी शय को वो हर वक्त अपने हाथ में उठाए उठाए कैसे फिर सकता था। पिस्तौल, कैसेट और कैसेट को तो वो अपने हाथ में उठाए रख सकता था। अंबर ने एक कैलकुलेटर भी खरीदा जिस पर लाखों के हिस्सों को जमा तफरीक किया जा सकता था। उन चीज़ों से वो पुराने ज़माने के गैर तरक्की याफ्ता लोगों और बादशाहों और उनकी मलकाओं को भी हैरान करना चाहता था, और ये सबूत भी उनके तौर पर दिखाना चाहता था कि वो अगले ज़माने से होकर वापस आ रहा है, वगरना उसकी बातों पर किसी ने एतबार नहीं करना था। अगर वो कहता कि वो ऐसे ज़माने से होकर वापस आ रहा है जहाँ लोग कैसेट प्लेयर पर गाने सुनते हैं और टेलीविज़न देखते हैं, तो भला कौन एतबार कर सकता था। ख़रीदने को तो हज़ारों चीज़ें थी, मगर अंबर ज़्यादा सामान अपने साथ नहीं ले जा सकता था। बस यही 3-4 चीज़ें खरीद कर वो वापस होटल आ गया। उस रोज़ जुमे का दिन था। अंबर जुमा पढ़ने दिल्ली की अजीम शान बादशाही मस्जिद की तरफ चल पड़ा। टैक्सी से उतरकर वो मस्जिद की सीढ़ियाँ चढ़कर अंदर आया। उसने वज़ू किया। मुसलमान नमाजियों के साथ नमाज जमात आ गई। उसके बाद तमाम मुसलमानों के लिए और अपने सफ़र के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगी। उसके करीब ही एक उधेड़ उम्र का मुसलमान बड़ी आजदी से अल्लाह ताला से अपनी बच्चियों की शादी खानाबादी की दुआ मांग रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। अंबर के दिल पर उस शरीफ आदमी की आहजारी का बेहद असर हुआ। जब वो दुआ मांग चुका तो अंबर ने उसके साथ चंद बातें शुरू कर दी और उसे बताया कि वो काहिरा का बाशिंदा है, मुसलमान है और उर्दू इसलिए अच्छी तरह बोल लेता है कि वो दिल्ली में और कराची में कई बरस रहा है। उस शरीफुल नफ्स इंसान का नाम अमीरुद्दीन खुशनवीस था। उसकी 6 जवान लड़कियां थीं। लड़का कोई नहीं था, आमदनी बेहद थोड़ी थी। वो इस गम में बूढ़ा हो रहा था कि जवान लड़कियों की शादी कैसे करेगा।
اس کی جائیداد بھی نہیں تھی کہ جسے بیچ کر وہ اپنی لڑکیوں کے ہاتھ بھی لے کر سکتا۔ امبر نے اس کے ساتھ کچھ ایسی ہمدردی کی باتیں کی کہ وہ اسے اپنے گھر لے گیا۔ شہر کی ایک تنگ گلی میں اس خوش نویس کا مکان تھا جس کی ڈیوڑی کے آگے بوریا لٹک رہا تھا۔ اس نے امبر کو پرانی سی بیٹھک میں بٹھایا اور خود اس کے لیے چائے بنوانے اندر گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ میلی سی ٹوٹی پھوٹی پیالیوں میں چائے بنوا کر لے آیا۔ چائے بڑی خوش ذائقہ تھی جس سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی لڑکیوں کو بڑا سلیقہ ہے۔ غریبی نے اس کی کمر توڑ رکھی تھی اور وہ ہندوؤں کی حکومت ویسے بھی مسلمانوں کی کوئی مدد نہیں کر رہی تھی۔ امبر نے اس غریب دکھیارے 6 لڑکیوں کے باپ کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد امبر نے اسے کہا کہ وہ لڑکیوں کی شادی کے سلسلے میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ بوڑھا باپ مسکرایا اور بولا، آپ کا شکریہ بیٹا، مگر تم خود پردیسی ہو، بھلا میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ میں تو مالی پریشانیوں کے کنویں میں لٹکا ہوا ہوں، یہاں سے تو مجھے اللہ ہی باہر نکال سکتا ہے۔ امبر نے کہا، چاچا جان، اللہ تعالیٰ جب کسی کو مصیبت سے نجات دلانا چاہتا ہے تو اس کی کوئی سبیل بنا دیتا ہے، کوئی ایسا ذریعہ پیدا کر دیتا ہے جس سے تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ بوڑھا باپ امبر کا منہ تکنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ نوجوان زیادہ سے زیادہ اس کی یہی مدد کر سکے گا کہ چپکے سے اسے 150 روپے تھما دے گا اور چلا جائے گا۔ اس نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا، بیٹا تمہارے دل میں میرے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا ہے، میرے لیے یہ بہت ہے۔ امبر نے بے حد اصرار کر کے اس شخص کو راضی کر لیا کہ وہ اس کی مدد بیٹا سمجھ کر قبول کر لے اور یہی سمجھے کہ بھائی نے اپنی بہنوں کی شادی کے لیے رقم پیش کی ہے۔ جب مصیبت زدہ خوددار باپ نے ہاں کہہ دی تو امبر نے کوٹ کے اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر سونے کی 4 ڈلیاں نکال کر بوڑھے کے آگے رکھ دیں اور اس کے ساتھ ہی 2000 روپے بھی پیش کیے۔ وہ بوڑھا تو سونا دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ امبر نے کہا، میرے محترم بزرگ، ہرگز ہرگز دل میں یہ خیال نہ لائیے گا کہ میں نے یہ سونا اور روپے کہیں سے چوری کیے ہیں، یہ میرے اپنے ہیں اور میں خوشی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ان کو اپنے پاس رکھیے اور بچیوں کی شادی کی تیاریاں شروع کیجیے۔ یہ سونا بے حد خالص ہے، اسے بیچ کر آپ کے پاس اتنی رقم آ جائے گی کہ آپ اپنی ساری لڑکیوں کی شادی کرنے کے بعد اپنے لیے چھوٹا سا مکان بھی خرید سکیں گے۔ اچھا آپ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان ہو۔ وہ شخص تو خوشی سے رونے لگا۔ اس نے امبر کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگا۔ امبر نے اسے حوصلہ دیا۔ بوڑھا کہنے لگا، بیٹا تم فرشتہ رحمت بن کر میرے گھر میں آئے ہو۔ امبر نے بڑے ادب سے بزرگ کو سلام کیا اور باہر نکل آیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے اندھیری گلی میں سے نکل کر بادشاہی مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا دل خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے پاس سونے کی صرف 2 ڈلیاں باقی رہ گئی تھی، لیکن اسے اس بات کی بے حد خوشی تھی کہ ایک باپ ایک بہت بڑے بوجھ سے آزاد ہو گیا ہے۔ اشوکا ہوٹل میں آ کر اس نے دوپہر کا کھانا کھایا، پھر سونے کی ڈلی جیب میں ڈال کر وہ صرافہ بازار میں آ گیا۔ امبر چاہتا تھا کہ اپنے پاس سونے کی صرف 2 ہی ڈلیاں رکھے اور ایک ڈلی کو فروخت کر دے اور جو پیسے ملے ان کو وہ دلی کے مسلمان بچوں میں تقسیم کر دے۔ سونے کی ڈلی کو صراف نے بڑے تعجب سے دیکھا، کیونکہ آج سے 5000 برس پہلے کا سونا اس قدر خالص تھا کہ دکاندار کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس قسم کا خالص سونا بھی دنیا میں کہیں سے مل سکتا ہے۔ اس نے امبر سے 2 ایک سوال کیے جن کے جواب امبر نے بڑے مناسب دیے اور کہا کہ وہ کویت سے یہ سونا لایا ہے۔ دکاندار نے وزن کرنے کے بعد 2 لاکھ روپے اس کی قیمت ڈالی۔ امبر نے کہا، مجھے منظور ہے، لاؤ رقم۔ دکاندار نے ادھر ادھر سے پکڑ کر ساری رقم امبر کو پوری کر دی۔ امبر نے سونا دکاندار کے حوالے کیا۔ 2 لاکھ کے نوٹ لے کر امبر ہوٹل میں آ گیا۔ اسے یقین تھا کہ ملکہ مصر کی پیشگوئی کے مطابق وہ کسی وقت بھی 100 سال پیچھے کے زمانے میں جا سکتا ہے، اس لیے وہ جتنی جلدی ہو سکے ان روپوں کو دلی کے مسلمانوں میں تقسیم کر دینا چاہتا تھا۔ وہ دلی کی شاہی مسجد کے امام صاحب کے پاس گیا اور کافی روپیہ اس نے مسجد کی ترقی اور آرائش اور دیکھ بھال کے فنڈ کو عطیہ کے طور پر دے دیا۔ باقی کئی 1000 روپے اس نے دلی کے اسکولوں کے بچوں میں بانٹ دیے۔ بچوں کو کتابیں، ٹافیاں، مٹھائیاں، کاپی پینسلیں لے کر دی۔ غریب بچوں کو کپڑوں کے لیے پیسے دیے۔ کئی نادار بچوں کی سال بھر کی فیس ادا کر دی۔ جب وہ شام کو واپس اشوکا ہوٹل میں آیا تو اس کی جیب میں صرف 3000 روپے تھے، جس کا اس نے ہوٹل کا بل بھی ادا کرنا تھا۔ کھانا کھا کر وہ سیر کرنے چاندنی چوک کی طرف نکل گیا، اس خیال سے کہ کوئی پتہ نہیں وہ کب اپنی دنیا سے غائب ہو کر مغلیہ عہد میں پہنچ جائے۔ امبر نے ساتھ لے جانے والی چیزیں اپنے ساتھ ہی رکھی ہوئی تھی۔ لائٹر اور کیلکولیٹر اس کی جیب میں تھا۔ پستول اور گولیاں اس نے کوٹ کے اندر جسم کے ساتھ باندھ رکھی تھی اور کیسٹ پلیئر اور کیسٹ ہاتھ میں تھا۔ مارچ کا مہینہ تھا، بڑا خوشگوار موسم تھا۔ درختوں پر نئے پتوں کی کونپلیں پھوٹ رہی تھی۔ چاندنی چوک میں درختوں اور پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دکانوں اور عمارتوں میں روشنیاں ہو رہی تھیں۔ سڑک کے دونوں جانب مرکری لائٹیں روشن تھیں، جن کی چمک میں سڑک پر گری ہوئی سوئی بھی نظر آ رہی تھی۔ امبر نے ایک ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پی۔ سامنے ایک سنیما ہاؤس تھا۔ انٹرول کے بعد وہاں سے تماشائی باہر نکل کر کھانے پینے میں مشغول ہو گئے۔ امبر ہوٹل میں بیٹھا ان لوگوں کو تکتا رہا۔ ان میں مرد بھی تھے جنہوں نے رنگ برنگ کی پگڑیاں پہن رکھی تھی۔ اس سنیما میں دھرمیندر اور ہیما مالنی کی کوئی فلم چل رہی تھی۔ جانے کیوں اس کا دل چاہا کہ وہ دلی میں مغل بادشاہوں کی تاریخی عمارتوں کی سیر کرے۔ اگرچہ رات کے 10:30 بج رہے تھے، لیکن اس نے ٹیکسی لی اور مقبرہ ہمایوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ مقبرے میں ہو کا عالم تھا، بے حد ڈراؤنا سما تھا۔
अंबर मकबरे के बरामदे में खड़ा होकर सोचने लगा कि अभी यहाँ ड्रामा खेला जाएगा। बहादुर शाह जफर अंग्रेज़ों के इंतकाम से बचने के लिए यहाँ अपने शहजादों के साथ आकर पनाह लेगा और फिर अपने समधी की साजिश से मकबरे से बाहर आ जाएगा और अंग्रेज़ उसे गिरफ्तार करके शहजादों को कत्ल कर देंगे। अंबर ने 1857 के हंगामों से जब उस वक्त के मकबरे की खामोशी से मुकाबला किया तो उसने सोचा कि ये किस कदर बेजुबान सा लग रहा है, मगर इसकी एक एक ईंट में हज़ारों खूनी कहानियाँ दफन हैं। यहाँ से निकलकर वो दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अल्लाह गया, मज़ार पर नज़र चढ़ाई, फातिहा पढ़ी और वापस टैक्सी में बैठकर अपने होटल की तरफ रवाना हो गया। उसके पास 1,500-2 हज़ार रुपये जेब में थे। सोना उसने होटल में ही रखा हुआ था। टैक्सी ड्राइवर बड़ा नेक आदमी था। होटल पहुंचकर उसने बड़ा मुनासिब किराया बताया। अंबर ने खुश होकर उसे 200 रुपये दे दिए। ड्राइवर अदब से सलाम करके चला गया। अंबर ने होटल के काउंटर से अपने कमरे की चाबी ली और सीढ़ियाँ चढ़कर दूसरी मंजिल पर आ गया। दरवाजे में चाबी घुमाई तो उसे महसूस हुआ कि दरवाजे का ताला पहले ही खुला है। समझ गया कि अंदर कोई चोर साहब घुसे हुए हैं। अंबर ने दरवाजे को फिर हाथ न लगाया और खुद दूसरी तरफ से खिड़की खोलकर बाथरूम में आ गया। बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर जब वो दबे पांव बेडरूम में आया तो उसने बिस्तर पर चीज़ों को बिखरा हुआ देखा। अंबर ने अपना ब्रीफकेस ड्राइंग रूम में बड़े सोफे के पीछे रखा हुआ था। वो समझ गया चोर इस वक्त ड्राइंग रूम में है। उसे ड्राइंग रूम में किसी शय के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। अंबर खामोशी से दरवाजे के पास गया और फिर एकदम दरवाज़ा खोलकर बत्ती रोशन कर दी। कमरे में रोशनी ही रोशनी हो गई और उस रोशनी में उसने एक डरावने चेहरे वाले डाकू को देखा जो सोफे के पीछे कुछ तलाश कर रहा था। रोशनी होते ही डाकू उछलकर सोफे के ओट में हुआ और पिस्तौल निकालकर बोला, खबरदार, आगे आए तो गोली चला दूंगा। गोली का तो खैर अंबर पर क्या असर होना था। उसने डाकू की धमकी का कोई नोटिस ना लिया और आगे बढ़कर बोला, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा भाई। जिस ब्रीफकेस में सोना है वो सोफे के नीचे पड़ा है और मेरा ख्याल है कि तुम अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे। डाकू ने जब ये सुना तो एक हाथ से पिस्तौल अंबर की तरफ ताने उसने दूसरे हाथ से सोफे के नीचे से ब्रीफकेस निकालकर उसे खोला तो वाकई उसके अंदर सोने की एक बड़ी डली थी। डाकू की बाँछें खिल उठी। उसने ब्रीफकेस दूर फेंककर सोना अपनी पतलून की जेब में रख लिया और गरजदार आवाज़ में बोला, अपनी जगह खड़े रहना, अगर ज़रा हिले तो ये गोली तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। अंबर को सोने की ज़रूरत थी। वो एक पुरस्कार सफ़र पर रवाना होने वाला था और कोई पता नहीं था उसका सफ़र कब शुरू हो जाए, इसलिए उसे सोने की उन डलियों की अशद ज़रूरत थी। उसने डाकू से कहा, भाई मेरे पास 1,000 रुपये है, वो ले लो, सोना मुझे वापस कर दो, इसकी मुझे ज़रूरत है। डाकू ने नफरत से कहा, बकवास बंद करो और मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं अभी गोली तुम्हारे सीने से पार कर दूंगा। अंबर ने जब देखा कि सीधी उंगलियों से घी नहीं निकल रहा तो अब मजबूरन उसे सख्ती से काम लेना पड़ा। उसने कहा, पिस्तौल तो मेरी जेब में भी है, अगर कहो तो निकाल कर दिखा दूं। डाकू ने पिस्तौल की नाली का निशाना अंबर के सर का लिया और कहा, अगर तुम मेरे रास्ते से ना हटे तो ये तुम्हारा आखिरी सांस होगा। अंबर ने कहा, मैं तो फिर तुमसे अपना सोना वसूल करने तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अगर तुमने गोली चलाई तो तुम गिरफ्तार कर लिए जाओगे और इतना ज़रूर याद रखो कि तुम्हारी गोली से मुझे कुछ नहीं होगा। इतना कहकर अंबर डाकू की तरफ बेखौफी से बढ़ा। डाकू पहले तो ये परेशान हो गया कि ये कैसा सरफिरा आदमी है कि सोने की खातिर अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहा और गोली के सामने बड़ा चला आ रहा है। फिर जब उसने महसूस किया कि ये शख्स तो कोई पागल है और उसे गिरफ्तार करवा कर ही दम लेगा तो उसने फायर कर दिया। डाकू ने पिस्तौल की नाली के आगे साइलेंसर लगा रखा था, जिसकी वजह से गोली का धमाका न हुआ बल्कि ठक की आवाज़ आई। डाकू का ख्याल था कि उसकी गोली से अंबर चकरा कर कलीन पर गिरेगा और फिर कभी न उठ सकेगा, लेकिन वो ये देखकर दहशत ज़दा हो गया कि गोली अगरचे अंबर के सीने में लगी थी लेकिन वो बराबर उसकी तरफ बढ़ रहा था। डाकू ने दूसरी गोली चला दी, ये भी अंबर के सीने में लगी, मगर अब उसने आगे बढ़कर डाकू की कलाई पकड़ ली थी। डाकू को यूं महसूस हुआ जैसे किसी शेर ने उसकी कलाई पकड़ ली हो। बड़ी सख्त गिरफ्त थी अंबर की। अंबर ने एक झटका दिया और डाकू के हाथ से पिस्तौल नीचे गिर पड़ा। डाकू पहले यह देखकर डरा हुआ था कि अंबर पर गोली का असर नहीं हुआ। अब जब उसने अंबर की गिरफ्त की सख्ती और शेर के पंजे जैसा झटका महसूस किया तो सहम कर कोने में दुबक गया। अंबर ने उसकी जेब में हाथ डालकर सोने की दोनों डलियां निकाली और कहा, अब तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं? तुमने ना सिर्फ ये कि मेरे कमरे में डाका डाला है बल्कि मुझे भी हलाक कर दिया है। तुम्हें अपने जुर्म की पूरी सजा मिलनी चाहिए। अंबर पुलिस को फ़ोन करने लगा तो डाकू ने कहा, पुलिस को इतला करने से पहले मुझे एक बात बता दो, क्या तुम भूत हो कोई या कोई जिन हो? अंबर ने कहा, नहीं, मैं इंसान हूँ, तुम्हारी तरह का एक इंसान। फिर गोली ने तुम पर असर क्यों नहीं किया? गोली मुझे लगी ही नहीं। और अंबर ने मुस्कुराते हुए टेलीफोन पर पुलिस को इतला कर दी। डाकू ने इस अरसे में दाव लगाकर छलांग लगाई और सोफे से उछलकर दरवाजे पर जा पहुंचा और बाहर भागने वाला था कि अंबर भी अपने होश में आ गया। उसने भी वहां से एक छलांग लगाई, मगर अंबर की छलांग बड़ी ऊंची थी और वो डाकू से भी आगे जाकर गिरा। उसने डाकू को गर्दन से जा दबोचा और झटक कर दूर पड़े सोफे के पीछे गिरा दिया। डाकू इतने जोर से गिरा कि उसकी टांग टूट गई। इतने में होटल का मैनेजर पुलिस को लेकर आ गया। डाकू को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। डाकू लंगड़ाते हुए पुलिस के साथ जा रहा था और जाते जाते पीछे मुड़कर भी देख रहा था। दरवाजे में से गुजरते हुए उसने चीख मारकर कहा, यह भूत है।
अशोका होटल का भूत। अंबर हंस पड़ा। उसने दरवाजा बंद कर दिया और कालीन पर पड़े हुए ब्रीफकेस को उठाकर उसमें अपनी चीजें दोबारा एहतियात से रखीं। बिस्तर की चादरें दुरुस्त की और बिस्तर पर लेटकर किताब पढ़ने लगा। थोड़ी देर गुजरी थी कि फोन की घंटी बजी। अंबर को भला किसका फोन आ सकता था। उसने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से किसी औरत की घबराई हुई आवाज आई। हेलो हेलो पुलिस। अंबर ने कहा, गलत नंबर है। औरत जल्दी से बोली, खुदा के लिए तुम जो कोई भी हो मेरी मदद करो। अंबर ने अब किताब परे रख दी और संभल कर पूछा, तुम कौन हो बहन? औरत ने जल्दी जल्दी बताया कि एक खूनी उसके घर में बैठा है। उसने उसके इकलौते बच्चे को यरगमाल बना रखा है। वो उसके खावंद को कत्ल करना चाहता है और उसका इंतजार कर रहा है। औरत का खावंद रात की ड्यूटी पर है और फैक्ट्री से तो आने ही वाला है। औरत ने बताया कि उसका नाम सकीना है और उसका फ्लैट लोधी रोड पर शीश महल बिल्डिंग में है। मैं बड़ी मुश्किल से बाथरूम में आकर फ़ोन कर रही हूँ। खुदा के लिए मेरे बच्चे और खावंद की जान बचाओ, जल्दी करो। उसके बाद टेलीफोन का सिलसिला टूट गया। अंबर ने 2-3 बार औरत को पुकारा लेकिन फ़ोन बंद हो चुका था। अंबर एकदम पलंग से उठ खड़ा हुआ। वो हर हालत में मुसीबत ज़दा औरत की मदद करना चाहता था। उसने कमरे को ताला लगाया, पिस्तौल और गोलियां अपने कमरे में ही रखी और होटल की सीढ़ियां जल्दी जल्दी तय करता हुआ लॉबी से गुजरकर बाहर सड़क पर आ गया। अशोका होटल के बाहर टैक्सी हर वक्त मिल सकती थी। अंबर ने एक टैक्सी ली और उसे लोधी रोड चलने को कहा। जल्दी चलो, तुम्हें 50 रुपये दूंगा, और हाँ, जाते हुए शीश महल बिल्डिंग वहाँ कहाँ है? ड्राइवर ने कहा, जी अब बाबू जानता हूँ, फिक्र ना करो, आपको ठीक शीश महल बिल्डिंग के आगे जाकर उतार दूंगा। रात के 12 बजने वाले थे। सड़कें सुनसान थी। टैक्सी बड़ी तेज रफ्तारी से लोधी रोड की तरफ भागी जा रही थी। चंद लम्हों बाद टैक्सी लोधी रोड पर एक 6 मंजिला बिल्डिंग के आगे जाकर रुक गई। ये है बाबूजी शीश महल बिल्डिंग, ड्राइवर ने अंबर से कहा। अंबर ने किराया अदा किया और जल्दी से बाहर निकलकर बिल्डिंग को देखा। तकरीबन सारे फ्लैटों में अंधेरा छाया था। सिर्फ तीसरी मंजिल के कोने वाले फ्लैट की खिड़की पर मध्यम रोशनी हो रही थी। अंबर के दिल ने कहा कि यही वो फ्लैट है जहां से उसे मुसीबत ज़दा औरत ने फ़ोन किया था। अंबर लिफ्ट पर सवार होकर बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर आ गया और अंदाजे से कोने वाले फ्लैट की तरफ गया। राहदारी में बड़ी धीमी रोशनी थी। अंबर दबे दबे कदम उठाता फ्लैट की तरफ बढ़ने लगा। कोने वाले फ्लैट के दरवाजे के नीचे से रोशनी बाहर आ रही थी। अंबर ने सोचा कि खूनी अंदर है और औरत के फ़ोन के मुताबिक उसने बच्चे को यरगमाल बना रखा है। अगर उसने दरवाज़ा खटखटाया तो हो सकता है कि खूनी बच्चे को नुकसान पहुंचा दे। इसलिए बेहतर यही है कि किसी दूसरी रास्ते से अंदर जाया जाए। बस अंबर ने फ्लैट का जायजा लिया। आगे गैलरी थी जो दूसरे फ्लैटों की तरफ घूम जाती थी। अंबर उस गैलरी में आ गया। नीचे सड़क नजर आ रही थी। कोने की तरफ जाकर गैलरी दूसरी तरफ घूम गई। अंबर ने देखा कि यहाँ फ्लैट की एक खिड़की थी। खिड़की के पास जाकर उसने आहिस्ता से उसे अंदर की तरफ धकेला। खिड़की का एक पट खुल गया। ये बड़ी अजीब बात थी कि खिड़की खुली थी। फिर अंबर ने सोचा कि हो सकता है चोर उस खिड़की की कुंडी किसी तरीके से खोलकर अंदर गया हो। अंबर ने अंदर झांक कर देखा, अंदर तारीकी थी। अंबर खामोशी से खिड़की में दाखिल हुआ। यह स्टोर रूम था और टूटा फूटा सामान पड़ा था। कोने में छोटा दरवाजा था। अंबर ने दरवाजे से कान लगाकर सुनने की कोशिश की। दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी थी। फिर किसी औरत की आवाज़ आई जैसे उसने सिसकी भरी हो। अंबर समझ गया कि यही वो औरत है जिसने उसे फ़ोन किया था और जिसका बच्चा उस वक्त खूनी के कब्जे में है। अंबर गौर करने लगा उसे किस तरीके से घर में दाखिल होना चाहिए, क्योंकि सवाल एक बच्चे की ज़िंदगी का था। खूनी उस बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता था। अंबर को सोचकर खिड़की से कूदकर गैलरी में आ गया। उसने खिड़की बंद कर दी। अब वो सीधा दरवाजे पर आया और घंटी बजाई। वो यूं गुनगुनाने लगा जैसे उसे कुछ मालूम ही ना हो कि अंदर एक खूनी आया हुआ है। दरवाज़ा कोई नहीं खोल रहा था। अंबर ने तीसरी बार घंटी बजाई तो एक औरत ने दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे की परेशानी साफ जाहिर थी। जवान औरत थी, आंखें दहशतज़दा थी, जैसे किसी ने उसके पीछे पिस्तौल तान रखा हो। उसने भी कुछ नहीं पूछा था कि अंबर ने आहिस्ता से कहा, आपने फ़ोन किया था? फिर ऊंची आवाज़ में बोला, अरे भाभी, भाई अभी तक नहीं आए। उन्होंने तो मुझे कहा था कि 12 बजे उनकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। असल में मैं कल ड्यूटी पर नहीं जा रहा, दिल्ली से बाहर जा रहा हूँ। सोचा अपनी अर्जी उसे दे दूँ, कल फैक्ट्री में दे दूँगा। औरत ने कहा, अख्तर अभी आने ही वाले हैं भाईजान, आप तशरीफ़ रखें। औरत की आवाज़ काँप रही थी। उसने अंबर को अपने खामन का नाम भी बता दिया। अंबर सोफे पर बैठ गया। औरत उसके लिए फ्रिज में से जूस का गिलास ले आई। फिर उसने मेज़ पर उंगली से सिर्फ इतना लिखा, वो अंदर है। अंबर ऊंची ऊंची आवाज़ में यूं बातें करने लगा जैसे उसे कुछ पता नहीं कि अंदर कोई खूनी छुपा हुआ है। फिर ऐसा हुआ कि दरवाज़ा खुला और उस औरत का खामन जिसका नाम अख्तर था अंदर आ गया। वो अपने घर में आधी रात को एक अजनबी शख्स को देखकर हैरान रह गया। आप कौन हैं? उसके साथ ही बेडरूम का दरवाज़ा धड़ाक से खुला और खूनी बच्चे को आकर आगे किए पिस्तौल तान कर सामने आ गया। अख्तर, आज मैं तुमसे बदला लेने आया हूँ। तुमने मुझे फैक्ट्री से निकाल कर तबाह कर दिया। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे बच्चे को भी साथ ही ख़त्म कर दूंगा। अख्तर चक्कर खाकर रह गया। उसके घर में एक साथ 2 आदमी घुसे हुए थे और एक के हाथ में पिस्तौल था। अख्तर ने उस शख्स से कहा कि उसने उसे फैक्ट्री से जवाब नहीं दिया था, लेकिन खूनी ने पिस्तौल का रुख इसकी तरफ कर दिया। तुम्हारी ज़िंदगी के सिर्फ चंद लम्हे बाकी हैं, खुदा को याद कर लो। औरत और उसका हामिद फटी फटी आंखों से खूनी को तकने लगे। वक्त बड़ा नाजुक था।
अंबर के पास सोचने के लिए भी कोई वक्त नहीं था। एक पूरे खानदान की जिंदगी खतरे में थी। मौत उनके सरों पर मंडला रही थी। अंबर ने अपनी जगह पर खड़े खड़े उछलकर जस्ट लगाई और खूनी के सामने आ गया। खूनी घबरा कर पीछे हटा और उसने यके बाद दिगरे अंबर पर 3-4 फायर कर दिए। सारी की सारी गोलियां अंबर के सीने और गर्दन पर लगी। औरत की चीख निकल गई। उसे यकीन हो गया था कि उसका हमदर्द जो आधी रात को उसकी मदद के लिए आया था हलाक हो चुका है। इस दौरान में अंबर ने खूनी पर काबू पा लिया था। अंबर की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि खूनी को ऐसे लगा जैसे वो लोहे के शिकंजे में जकड़ा जा चुका है। मियाँ बीवी ने अंबर को हैरानी से देखा। खूनी डाकू भी फटी फटी आंखों से अंबर को तक रहा था, क्योंकि सबके सामने अंबर को 4 गोलियां लगी थीं, लेकिन ना उसे कोई जख्म आया था और ना ही उसके जिस्म से खून का एक कतरा बहा था। अंबर उनकी परेशानी को खूब जानता था। उसने उनके सवाल करने से पहले ही कह दिया, दरअसल मैंने अपने जिस्म के अंदर लोहे की एक जाली पहन रखी है जो मुझे गोली से बचाती है। ये कहकर अंबर ने अपनी तरफ से बात खत्म कर दी, लेकिन वो लोग अभी तक यकीन नहीं कर रहे थे। अंबर ने पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया और खूनी को पुलिस के हवाले करके दोनों मियाँ बीवी से इजाज़त ली और उनके एहसान मंदाना निगाहों का हाथ उठाकर जवाब देता वापस अपने होटल में आ गया। रात के 2 बज रहे थे। अंबर ने बत्ती बुझाई और कंबल ओढ़कर आराम से सो गया। बाकी रात वो सुकून से सो रहा। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। अंबर ने उठकर शेव बनाई, नाश्ता किया, कपड़े पहने और दिल्ली के बाजारों में निकल आया। सोना उसके कमरे में ही रखा हुआ था। उसकी जेब में 200-300 रुपए थे। होटल का बिल उसने सारे का सारा यानी उस वक्त तक का अदा कर दिया था। वो एक ईमानदार नौजवान था और नहीं चाहता था कि एक दिन वो अचानक 100 साल पीछे के ज़माने में चला जाए और होटल का बिल उसकी तरफ बाकी रहे। वैसे भी वो यही चाहता था कि मलका मिस्र की पेश गोई जितनी जल्दी हो सके सच साबित हो और वापस मुगलिया दौर में पहुंचकर अपना सफ़र शुरू कर दे, क्योंकि ज़्यादा देर लगने से उसकी सोने की बाकी 2 डलियाँ भी खर्च होने का डर था। दिल्ली शहर पर बाहर का मौसम था। सड़कों पर लोगों का बहुत रश था। अंबर ने सोचा कि क्यों ना कुतुब मीनार की सैर की जाए। बस उसने टैक्सी ली और कुतुब साहब आ गया। कुतुब मीनार वैसे का वैसे ही अपनी जगह पर मौजूद था। वहाँ कुछ सयाह घूम फिर रहे थे। कॉलेज की चंद एक लड़कियाँ पिकनिक मना रही थीं। अंबर उनके करीब से गुजरा तो यूं ही एक लड़की ने उसे मजाक किया। अंबर मुस्कुरा दिया और चलकर एक चबूतरे पर बैठ गया। मजाक की वजह शायद अंबर के स्याह लंबे बाल थे जो उसके कंधों पर पड़े थे। अंबर को हजामत बनाने का ख्याल ही ना रहा था। लड़कियां उसके करीब से गुजरी तो एक सामनी लड़की ने अंबर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हिप्पी। अंबर ने मुस्कुरा कर कहा, बहन मैं हिप्पी नहीं बल्कि इंसान हूँ। तीनों लड़कियां उसके पास खड़ी हो गई। एक ने कहा, सलमा कहती है कि आप अफ्रीका से आए हैं, क्या ये सच है कि आपका ताल्लुक अफ्रीका से है? अंबर का रंग सांवला था और बाल भी स्याह घुंघराले थे। अंबर ने मुस्कुराते हुए कहा, असल में मेरा ताल्लुक शुमाली अफ्रीका से है, मैं काहिरा से आया हूँ। इस पर लड़कियों ने उसे घेर लिया और मिस्र और क्लियोपेत्रा की बातें करने लगी। अंबर ने मजाक से कहा, मैं मलका क्लियोपेत्रा को जानता हूँ। क्या मतलब? लड़कियों ने हैरानी से कहा। हाँ बहन, मैं सच कह रहा हूँ। मलका क्लियोपेत्रा को मैंने देखा और महल में उसके साथ बैठकर खाना भी खाया है। अब तो सारी लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी और उन्होंने अंबर का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उनके लिए अंबर की बात ही ऐसी थी। भला ये कैसे हो सकता था कि 1980 में बैठकर एक आदमी ये कहे कि उसने क्लियोपेत्रा के साथ खाना खाया है। लड़कियों को यकीन हो चुका था कि ये शख्स कोई पागल है। वो बात बात पर अंबर का मजाक उड़ा रही थी और अंबर हरगिज़ बुरा नहीं मान रहा था। हालांकि उसने एक सच बात कही थी। अंबर ने वाकई 3500 साल पहले एक शाम क्लियोपेत्रा की दावत में शिरकत की थी, मगर कोई कैसे उनको बता सकता था। ये सारी लड़कियां दिल्ली के मुसलमान घरानों की थीं और कॉलेज में पढ़ती थीं। जब वो अंबर को मजाक करते करते थक गईं तो उन्होंने कुतुब मीनार पर चढ़ने का प्रोग्राम बनाया। उस पर 3 दूसरी लड़कियां उनके साथ जाने पर तैयार हुईं, बाकी वहीं बैठी रहीं। इसी तरह 6 लड़कियां कुतुब मीनार की सैर को सीढ़ियां चढ़ने लगीं और बाकी नीचे सब्ज़ाजार पर बैठकर अंग्रेजी म्यूजिक से दिल बहलाने और सैंडविचेस खाने लगी। उन्होंने अंबर को भी खाने की दावत दी। अंबर ने तकल्लुफ से एक नारंगी ले ली और उसे छील कर खाने लगा। उस वक्त वो 5000 साल पीछे चला गया था, जब इसी तरह एक रोज़ जब दरियाए नील के किनारे धूप निकली हुई थी तो उसकी बड़ी बहन ने उसे एक संतरा खाने को दिया था। उसकी बड़ी बहन को फौत हुए 5000 साल हो चुके थे। उनकी हड्डियां भी बाकी नहीं रही थी, मगर अंबर जिंदा था और अभी उसे 5000 साल जिंदा रहना था। अंबर अपने ख्यालात में गुम था कि एक लड़की ने उससे कहा, क्यों मियाँ दीवाने, क्या सोच रहे हो? अंबर को लड़की का इस तरह बुलाना बुरा लगा, मगर उसने लड़की से कुछ न कहा। वो समझता था कि ये उम्र हंसने खेलने की होती है और फिर देखा जाए तो उसने बात भी पागलों की सी की थी। अगर आप किसी से ये कहें कि आप चंगेज़ खान के साथ गुल्ली डंडा खेलते रहे हैं तो ज़ाहिर है लोग आपको पागल ही से कहेंगे। अंबर ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि गदर के ज़माने में यहाँ किस कदर कत्लेआम हुआ था। लड़की ने कहा, गदर का ज़माना गुजर गया, गदर ख़त्म हो गया। अब साइंस का दौर है, मसनूई सैयारों और मिसाइल का दौर है। उसके बारे में मत सोचो, अब गदर तो गुजर चुका। अंबर बोला, मुझे तो ऐसा लगता है कि गदर इस वक्त भी दिल्ली में मचा हुआ है। वो देखो, चांदनी चौक में मुसलमान मुजाहिदों को फांसियाँ दी जा रही हैं और दिल्ली के शुरफा के घरों को लूट कर आग लगाई जा रही है। अंबर की आंखों के सामने गदर की धुंधली तस्वीरें आना शुरू हो गई थी। उसे शक गुजरा कि कहीं ज़माना बदल तो नहीं गया, कहीं तारीख ने 100 साल पीछे का सफ़ा तो नहीं उलट दिया। उसने सर को झटक कर देखा, मगर नहीं, वो ज़माना अभी पीछे नहीं गया था, अभी फ्लैशबैक शुरू नहीं हुआ था।
अभी वो कुतुब मीनार के पास ही बैठा था और दिल्ली कॉलेज की लड़कियां पिकनिक मना रही थी। अंबर ने जरा सा चौंक कर लड़की से कहा, क्या कहा तुमने? लड़की खिलखिलाकर हंस दी और बोली, मैं ये कह रही थी कि ये हाइड्रोजन बम और मिसाइल का ज़माना है। गदर के ज़माने को 100 साल बीत चुके हैं दीवाना साहब, वापस आ जाइए हमारे अपने ज़माने में। अंबर ने गहरी निगाहों से दूर वीरान टीले की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, ज़माना नहीं गुजरा, हर शय अपनी जगह पर कायम रहती है। मैंने ऐसा ही देखा है, गदर का ज़माना नहीं गुजरा, वो मेरे एक हाथ के फासले पर है और मैं उसी में दाखिल होने वाला हूँ। लड़की ने अंबर के कंधे को झंझोड़ कर कहा, दीवाना साहब होश करें। और इस पर सारी की सारी लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ीं। ठीक उसी वक्त कुतुब मीनार पर सबसे आखिरी मंजिल पर लड़कियों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें गूंज उठीं। सब ने परेशान होकर चेहरों से ऊपर देखा। ऊपर का मंजर दिल दहला देने वाला था। एक लड़की आखिरी मंजिल के जंगले के साथ बाहर की तरफ लटकी हुई थी। उसके दोनों पैर आखिरी मंजिल के सबसे निचले किनारे पर थे और वो कोई दम में गिरने ही वाली थी। खुदा जाने वो किस तरह मीनार की मंजिल से बाहर आ गई थी। नीचे बैठी हुई लड़कियों ने भी शोर मचाना और मदद के लिए लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। सारे सयाह और दूसरे लोग वहां जमा हो गए, मगर वो उस बदनसीब लड़की के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। अगर नीचे जाल भी बिछा दिया जाता तब भी इतनी बुलंदी से गिरी हुई लड़की की हड्डियां सुरमा बनने से नहीं बच सकती थी। अंबर ने महसूस किया कि जो लड़की जिंदगी और मौत के दरमियान लटकी हुई थी वो लरज रही है। उसने दोनों हाथों से ऊपर वाली कगर को पकड़ रखा था। लड़कियों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि नीचे झुककर उस लड़की को ऊपर उठा सकती। इस तरह से उनके भी गिरने और हलाक होने का अंदेशा था। चारों तरफ चीखो पुकार मची थी और हर कोई लड़की के गिर कर मर जाने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि हर किसी को यकीन था कि उस लड़की को अब दुनिया की कोई ताकत मौत से नहीं बचा सकती। इतनी बुलंदी से पत्थरों पर गिरने से लड़की का जो हशर होने वाला था, उसके ख्याल ही से लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे थे। लड़कियां मदद के लिए चिल्ला रही थी, मगर कौन मदद कर सकता था और कोई मदद कर भी किस तरह सकता था। वहां तो हेलीकॉप्टर भी काम नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर वहां आ भी जाता तो उसके ऊपर मीनार के गुंबद से टकरा जाते। अगर ऐसा ना होता तो फिर हेलीकॉप्टर के परों की तेज हवा से ही लड़की नीचे गिर पड़ती। अंबर ने लड़की की मदद करने और उसकी जान बचाने का फैसला कर लिया। वो एक ऐसा काम करने वाला था जिसकी इजाज़त उसे मलका नफरीती ने दी थी और वो जिंदगी में पहली बार ऐसा करने वाला था। उसे पता था कि लोग बाद में उसे घेर लेंगे और उसका जीना हराम कर देंगे, लेकिन उस वक्त एक मासूम लड़की की जिंदगी और मौत का सवाल था। अंबर अपनी जगह से उठा। उसने रोती चिल्लाती लड़कियों से कहा, मैं उसकी जान बचाने की कोशिश करूंगा। लड़कियों ने इसकी बात को कोई अहमियत न दी और रोती रहीं। उन्हें मालूम था कि वो एक पागल नौजवान है। अंबर ने एक तरफ होकर अपने बाएं बाजू पर बंधे हुए तावीज़ पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, मलका नफरीती, अपने तावीज़ को हुक्म दो। इतना कहना था कि अंबर ने अपने पाँव हल्के फुल्के महसूस किए। उसने गर्दन झुकाकर देखा, वो हैरान रह गया। उसके पाँव ज़मीन से 10 इंच के करीब ऊपर उठे हुए थे और वो हवा में खड़ा था। ये उसके लिए एक अजीब तजर्बा था। उसे अपना आप बड़ा हल्का फुल्का महसूस हो रहा था। अभी तक शायद उसे हवा में खड़े हुए किसी ने नहीं देखा था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगा। फिर अचानक इर्द गिर्द खड़े इंसानों की एक बार फिर चीखें निकल गईं, मगर अब के चीखों में हैरत और दहशत थी। उनकी आंखों के सामने एक सूट बूट वाला नौजवान हवा में उड़ता ऊपर को उठता चला जा रहा था। अंबर को किसी की परवाह न थी। वो लड़की की जान बचाना चाहता था। वो हवा में उसी तरह उड़ता हुआ कुतुब मीनार की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर जा पहुंचा। एक इंसान को हवा में उड़कर अपने पास आता देखकर लटकी हुई लड़की और आखिरी मंजिल में खड़ी लड़कियां भी शशदर रह गईं। अंबर तेजी से हेलीकॉप्टर की तरफ आगे बढ़ा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं लटकी हुई लड़की खौफ की वजह से हाथ ना छोड़ दे। उसके करीब जाकर अंबर ने लड़की की कमर के गिर्द हाथ डालकर उसे मीनार से हटाया और अपने कंधे पर डाल लिया। अब वो लोगों की फटी फटी आंखों और चेहरों के हजूम में खौफ से अभी तक कांपती लड़की को उठाए हवा में उड़ता नीचे ज़मीन की तरफ आ रहा था। लोगों को तालियां बजाने का भी होश नहीं था। सड़क पर कुछ राहगीर ये जादू का अजीबो गरीब मंजर देखने को खड़े हो गए और ऊंची आवाज़ में कलमा शरीफ पढ़ रहे थे। कुछ लोग डर कर भाग गए थे। अंबर ने बड़े आराम से नीचे उतरकर लड़के को घास पर लिटा दिया। वो तकरीबन बेहोश थी। लड़कियों ने अपनी सहेली के मुंह में पानी डाला। उसे पंखे से आवाज़ चली। बाकी लड़कियों और दूसरे लोगों ने अंबर को घेर लिया और उससे अजीब अजीब सवाल पूछने शुरू कर दिए। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, यह जादू नहीं था, बस खुदा ने मेरे अंदर ताकत भर दी कि मैं हवा में उड़कर उस लड़की की जान बचाऊं। मगर किसी को अंबर की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। सब उसे जादूगर समझकर उससे पीछे पीछे हट रहे थे। उस लड़की का हाल पूछा गया। उसकी दूसरी सहेलियां भी अब उसके नीचे उतर आने के बाद नीचे आ चुकी थी और अंबर का शुक्रिया अदा करते हुए उसे एक अजीम जादूगर समझकर उसकी तरफ कुछ कुछ दहशत भरी नज़रों से तक रही थी। लड़की अब होश में आ चुकी थी। अंबर ने एक लड़की से कहा, अब तो आपको यकीन आ गया कि मैंने कलोपत्रा के साथ खाना खाया था। किसी लड़की ने कोई जवाब न दिया। उन सब पर एक हैरत तारी थी। अंबर ने उनसे इजाज़त ली और जाने लगा तो अब लड़कियों को कुछ होश आया। उन्होंने अंबर को घेर लिया और उसे अपने साथ कॉलेज चलने की दावत दी। अंबर के पास भी कोई काम न था। उसने सोचा कि चलो ज़रा रौनक रहेगी, कॉलेज की सैर कर लेते हैं। लड़कियां उसे अपने कॉलेज की वैन में बिठाकर कॉलेज ले गईं। उसे अपनी प्रिंसिपल से मिलाया और बताया कि सिर्फ उसकी वजह से उनकी सहेली की जान बच गई। कॉलेज के प्रिंसिपल एक अधेड़ उम्र की मुसलमान औरत थी।
اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک لڑکی نے امبر کی طرف دیکھ کر کہا، بھائی جان کیا آپ اسی طرح اڑ کر ہماری پرنسپل صاحبہ کو بھی دکھائیں گے تاکہ انہیں یقین آ جائے؟ امبر نے کہا، اللہ نے مجھے یہ طاقت اس لیے نہیں دی کہ میں اسے یوں ہی ضائع کرتا پھروں۔ اگر پرنسپل صاحبہ کو یقین نہیں آتا تو نہ آئے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس پر پرنسپل صاحبہ بولیں، یہ سائنس کا زمانہ ہے۔ آج کے زمانے میں کسی انسان کے پاس یہ طاقت یا جادو نہیں ہے کہ ہوا میں اڑنا شروع کر دے۔ زمین کی کشش کا اصول ثابت ہو چکا ہے۔ صرف چاند پر انسان کا وزن کم ہو سکتا ہے، مگر ہوا میں وہ وہاں بھی نہیں اڑ سکتا۔ اس لیے میں یہ یقین نہیں کروں گی۔ آپ نے جس طرح سے بھی ہماری بچی کی جان بچائی، اس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ امبر کو پرنسپل کی باتوں پر غصہ سا آ گیا۔ اب وہ اس کے سائنس کے زمانے کو بیکار اور غیر مکمل ثابت کرنے پر تل گیا تھا۔ اس نے کہا، محترمہ، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا میں سائنس کے علاوہ بھی کچھ باتیں ہیں جنہیں صرف خدا جانتا ہے، اور کبھی کبھی وہ اپنے کسی بندے کو غیر معمولی لیاقت عنایت کر دیتا ہے۔ امبر نے کہا، کالج کی ساری لڑکیوں کو گراؤنڈ میں جمع کر لیجئے۔ اسی وقت ساری لڑکیاں کالج کے گراؤنڈ میں جمع ہو گئیں۔ کالج کے پرنسپل بھی اپنے سٹاف کے ساتھ وہاں موجود تھی اور ہنس رہی تھی کہ یہ کوئی دیوانہ نوجوان ہے، ابھی اس کا جھوٹ ثابت ہو جائے گا۔ امبر پرنسپل کی سب باتیں سن رہا تھا مگر خاموش تھا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ ابھی پرنسپل کا منہ بند ہو جائے گا، بلکہ دہشت سے کھلے کا کھلا رہ جائے گا۔ کالج کی وہ لڑکیاں جنہوں نے امبر کو ہوا میں اڑتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا بڑی خوش تھیں۔ انہیں ابھی اپنی بات ثابت کرنے کا موقع ملنے والا تھا۔ ساری لڑکیاں گھاس پر ایک دائرے میں جمع تھیں۔ درمیان میں امبر کے کہنے پر ایک میز لا کر رکھ دی گئی۔ امبر کچھ ڈرامہ بھی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے پانی کا گلاس منگوایا، اونچی آواز میں بسم اللہ شریف پڑھی، پانی میں پھونک ماری اور اسے پی لیا۔ گلاس ایک طرف پھینک کر اس نے پرنسپل صاحبہ کی طرف دیکھ کر کہا، محترمہ، میں جانتا ہوں آپ میرے دعوے کا مذاق اڑا رہی ہیں اور اپنے سٹاف کو بتا رہی ہیں کہ میں ایک پاگل آدمی ہوں، مگر یقین کریں 1 منٹ بعد ہی آپ کو اپنے آپ پر پاگل ہونے کا شبہ ہو جائے گا۔ میری طرف دیکھتی رہیں اور ہاں، ذرا اپنی اینک کے شیشوں کو صاف کر لیں۔ پرنسپل کا منہ غصے سے لال ہو گیا مگر وہ پی گئی، کیونکہ انہوں نے خود اس نوجوان کو اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کی دعوت دے دی تھی۔ امبر نے پرنسپل کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلا کر بلند آواز سے کہا، میری طرف غور سے دیکھتی رہیں۔ امبر نے ملکہ نفریتی کے تعویذ پر ہاتھ رکھ کر دل ہی دل میں اس کا نام لے کر اسے اپنی مدد کے لیے پکارا۔ اس کے ساتھ ہی وہ میز پر سے 10 انچ اوپر کو اٹھایا۔ حیرت سے لڑکیوں کے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ پھر امبر ایک دم سے 15 فٹ اوپر ہو گیا۔ اب وہ ہوا میں کھڑا تھا۔ لڑکیاں زور زور سے تالیاں بجا رہی تھیں، شور مچا رہی تھی۔ پرنسپل کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ منہ کھولے امبر کو ہوا میں کھڑے دیکھ رہی تھی۔ اس کا سٹاف بھی دانتوں میں انگلیاں دابے حیران کھڑا تھا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک انسان کو وہ ہوا میں کھڑے دیکھ رہی ہیں جس پر زمین کی کشش کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ امبر اب کافی بلندی پر چلا گیا تھا۔ اسے کالج کے گراؤنڈ سے باہر سڑک پر چلتی کاریں اور آتے جاتے لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ سڑک پر ایک آدمی نے امبر کو اڑتے دیکھا تو اس کی طرف اشارہ کیا۔ بس پھر کیا تھا، سارے بازار کی ٹریفک رک گئی۔ کسی نے اخبار کے دفتر والوں کو فون کر دیا۔ پریس فوٹوگرافر سکوٹروں اور کاروں پر جھٹ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے امبر کی تصویریں بنانا شروع کر دیں۔ اب امبر ہوا میں اڑتے ہوئے گراؤنڈ کا چکر لگا رہا تھا۔ دراصل وہ خود بھی اپنا تاریخی سفر شروع کرنے سے پہلے ملکہ نفریتی کے تعویذ کی کارکردگی کو پوری طرح آزمانا چاہتا تھا۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا پورا کہ تعویذ سچا ہے اور ٹھیک طریقے سے اسے لے کر ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ لڑکیاں شور مچا رہی تھیں۔ سڑک پر اور مکانوں کی چھتوں پر لوگوں کے ٹھٹ لگ گئے تھے۔ ہر کوئی بت بنا ایک نوجوان کو بغیر کسی مشین کے ہوا میں اڑتے دیکھ رہا تھا۔ پولیس کو ٹریفک بحال کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ امبر آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ پھر وہ ٹھیک پرنسپل صاحبہ کے قریب گراؤنڈ کی گھاس پر اتر آیا اور بولا، محترمہ، اب کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر خدا کی مدد شامل ہو تو کیا زمین کی کشش پر قابو نہیں پایا جا سکتا؟ کیا کہتی ہے اب آپ کی سائنس یہاں پر؟ پرنسپل نے شرمندگی کے ساتھ کہا، میں نے جو کچھ آج دیکھا ہے میری زندگی کا یہ سب سے حیرت انگیز منظر تھا اور مجھے کبھی نہیں بھولے گا۔ اتنے میں اخباری نمائندے کالج کی گراؤنڈ میں بغیر اجازت گھس آئے اور انہوں نے امبر کو گھیر کر اسے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ امبر نے بڑی مشکل سے وہاں سے اپنی جان بچائی اور کالج سے بھاگ کر اپنے ہوٹل میں آ گیا۔ اخبار والوں نے معلوم کر لیا تھا کہ وہ اشوکا ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے۔ دوسرے روز دلی کے تمام اخباروں میں امبر کی تصویریں بڑی بڑی سرخیوں کے ساتھ شائع ہو گئیں۔ تصویروں میں وہ ہوا میں اڑتا دکھائی دیا گیا تھا۔ اخبار والوں نے امبر کا ناک میں دم کر دیا۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا اور لوگوں سے ملنے سے انکار کر دیا۔ مگر ہوٹل کے باہر ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہنے لگا۔ تنگ آ کر امبر نے رات کی تاریکی میں ہوٹل چھوڑ دیا اور نئی دلی کے ایک ہوٹل میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ لوگوں سے تنگ آ گیا تھا اور چاہتا تھا کہ جلدی سے جلدی اس زمانے سے نکل کر 100 سال پرانے زمانے میں داخل ہو جائے، مگر شاید ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا۔ نئی دلی کے ہوٹل میں آئے امبر کو دوسرا روز جا رہا تھا۔ ابھی تک شہر میں کسی کو اس کے نئے ٹھکانے کا پتہ نہیں چلا تھا۔ امبر اب سارا دن ہوٹل کے کمرے میں رہتا اور صرف شام کو سیر کرنے باہر جاتا۔ ایک روز وہ سیر کرنے کے بعد شام کے وقت واپس اپنے کمرے میں آیا تو اس نے ایک لڑکی کو دروازے کے باہر سٹول پر بیٹھے پایا۔ امبر نے اس لڑکی کو کالج میں دوسری لڑکیوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ لڑکی نے اٹھتے ہوئے امبر کو سلام کیا۔ لڑکی مسلمان تھی اور اس کے چہرے کی اداسی سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ایک غریب گھرانے کی لڑکی ہے۔ امبر نے پوچھا، کہو بہن، تمہیں کس سے ملنا ہے؟
लड़की ने बड़े अदब से कहा, भाईजान मैं आप ही से मिलने आई हूँ। मेरा नाम आयशा है, मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। बड़ी मुश्किल से आपका पता ढूंढ कर यहाँ पहुँची हूँ। आपसे बेहद ज़रूरी बात करनी है। अंबर को उस लड़की से भी हमदर्दी पैदा हो गई। उसने उसे अपने कमरे में बुला लिया। लड़की सोफे पर बैठ गई। अंबर ने चाय मंगवाई और उससे पूछा कि वो किस सिलसिले में उससे मिलने आई है। लड़की सर झुकाकर कुछ देर कालीन को देखती रही, फिर ठंडा सांस भरकर अंबर की तरफ चेहरा उठाकर बोली, भाईजान हम 3 बहनें हैं। हमारा बाप फौत हो चुका है। हमारी माँ ने मोहल्ले वालों के कपड़े सीकर और मेहनत मजदूरी करके हमें पढ़ाया लिखाया। हमारा एक भाई है मगर वो छोटा है। हमारी माँ हमारे गम में खुली जा रही है। मेरी 2 बहनें मुझसे छोटी हैं और पढ़ाई छोड़ बैठी हैं क्योंकि हमारी आमदनी बहुत थोड़ी है। सिर्फ हिम्मत करके पढ़ रही हूँ। मैं आगे तालीम हासिल करना चाहती हूँ मगर हमारे पास आमदनी का कोई ज़रिया नहीं। माँ कपड़े सीकर 100-50 कमा लेती है। मैं भी सीना परोना करके 70-80 रुपये महीने के कमा लेती हूँ मगर पढ़ाई जारी नहीं रख सकती। मेरे हक़ में दुआ करें कि हमारी आमदनी का कोई माकूल ज़रिया बन जाए और मैं MA कर सकूँ। आयशा के हालात सुनकर अंबर के दिल को बड़ा दुख हुआ। उसे हौसला दिया और कहा, प्यारी बहन मुझे अपने घर का पता दे जाओ, मैं कल इसी वक्त तुम्हारी अम्मी से मिलने के लिए आऊँगा। दूसरे रोज़ अंबर शाम को आयशा के घर पहुँच गया। आयशा की अम्मी का घर दिल्ली शहर से बाहर तिमारपुर बस्ती में था। एक तंग सा क्वार्टर था, गरीब लोग थे। माँ बड़ी नेक और नमाज रोज़े की पाबंद औरत थी। सख्त तंगी में दिन गुजार रहे थे ये लोग। अंबर उनके घर की हालत देखकर बड़ा मुतासिर हुआ। उसने आयशा की माँ से कहा कि वो उनकी मदद करेगा। होटल वापस आकर अंबर ने सोने की एक डली ली और सराफा बाजार जाकर 2 लाख रुपए में फरोख्त करके बैंक में आयशा के नाम 1,80,000 रुपया जमा कराया। बाकी 20,000 रुपये आयशा की वालदा के हाथ पर रखकर कहा, माँ जी इसे कबूल फरमाएं और बच्चों की तालीम पर खर्च करें। आयशा, उसकी बहनें और माँ अंबर की बेहद शुक्रगुजार थीं। वो इतनी ज़्यादा मदद पर हैरान रह गई थी। अंबर ने कहा, ये रुपए मेरे अपने थे जो मैंने आपको दिए हैं। आप इससे एक छोटा सा मकान भी खरीद लें और बच्चों को आला तालीम दिलवाएं ताकि वो दुनिया में अपनी जगह पैदा कर सकें और बुढ़ापे में आपका सहारा बन सकें। अंबर को उन लोगों की मदद करके दिली खुशी हुई थी। वो उनसे इजाज़त लेकर वापस होटल आ गया। अब उसके पास सोने की सिर्फ एक ही डली रह गई थी और अगर किसी को ज़रूरत होती तो ये डली भी उसे दे देता, क्योंकि अंबर का दिल इंसान की हमदर्दी से भरा हुआ था और वह किसी इंसान को दुख और तकलीफ में नहीं देख सकता था। उसके साथ ही अब वो बड़ी बेताबी से पुराने ज़माने में दाखिल होने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि दिल्ली शहर और 1980 के ज़माने में अब उसका कोई काम नहीं था। वो जितनी जल्दी हो सके अपनी वापसी के सफ़र पर रवाना हो जाना चाहता था। लोगों ने अंबर के उस होटल का पता लगा लिया और उसे मिलने आना शुरू हो गए। अखबारों में अभी तक अंबर के बारे में मजमून छप रहे थे। अंबर ने तंग आकर वो होटल भी छोड़ दिया और एक ऐसे होटल में आ गया जो मामूली सा था और शहर से बाहर बस्ती 30,000 के करीब वाक़या था। उसके अपने पास अब पैसे थोड़े रह गए थे और वो सोचने लगा कि आखिरी सोने की डली में से थोड़ा सा सोना तोड़कर बेच डालें, क्योंकि इस तरह से ही वो अपने होटल के अखराजात पूरे कर सकता था। दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे और मलका नफरीती के अहकाम पूरे नहीं हो रहे थे। वो हर रोज़ सुबह को ये ख्याल करके बिस्तर से उठता कि अब वो गदर के ज़माने में होगा और दिल्ली शहर पर आखिरी मुग़ल बादशाह की हुकूमत डोल रही होगी। लेकिन हर रोज़ उसे नाउमीदी का मुंह देखना पड़ता। उसकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि अब देर किस बात की थी और वो पुराने ज़माने में क्यों दाखिल नहीं हो रहा था। एक दिन अंबर दिल्ली शहर के फतेहपुरी के इलाके से गुजर रहा था कि उसने एक जानिब से धुएं के बादल उठते देखे। एक आग बुझाने वाली मोटर बड़ी तेज़ी से शोर मचाती उसके करीब से गुजर गई। किसी जगह आग लगी थी। अंबर ने सोचा चलकर देखना चाहिए कि किस जगह आग लगी है। एक बाजार का मोड़ घूमकर अंबर ने देखा कि सामने एक 4 मंजिला इमारत की निचली दोनों मंजिलों में आग भड़क रही थी। शोले बड़े ऊंचे ऊंचे उठ रहे थे। चीखों पुकार मची थी। आग बुझाने वाले आग बुझाने की सर तोड़ कोशिश कर रहे थे मगर आग उनके काबू से बाहर हो चुकी थी। शोलों ने निचली दोनों मंजिलों को पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया था और अब ऊपर वाली मंजिलों की तरफ बढ़ रहे थे। बदकिस्मती से चौथी मंजिल में एक 6-7 साल का लड़का फंस गया था। उसकी माँ बाजार में खड़ी रो रो कर अपने बच्चे को आवाज़ें दे रही थी, लोगों को मदद के लिए पुकार रही थी, मगर कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। चौथी मंजिल को जाने वाली सीढ़ियों में आग ही आग थी। दाएं बाएं कोई मकान भी नहीं था कि जिस पर चढ़कर बच्चे को बचा लिया जाता। फायर ब्रिगेड वालों ने जाल फैला रखा था और ऊपर बच्चे को बार बार कह रहे थे कि वो नीचे जाल में छलांग लगा दे, मगर बच्चा मासूम और दहशतज़दा था। वो रोए जा रहा था और उनका कलेजा फटा जा रहा था। बच्चा चौथी मंजिल से छलांग लगाते हुए डर रहा था और घबराया हुआ छत की मुंडेर पर रोता चिल्लाता इधर उधर भाग रहा था। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो आग के समंदर में से गुजरकर उस बच्चे की जान बचाता। अंबर से ये दिल तड़पा देने वाला मंजर न देखा गया। उसने बच्चे की जान बचाने का फैसला कर लिया और लोगों के देखते देखते पहली मंजिल की सीढ़ियों में आग के शोलों के दरमियान जा घुसा। लोगों के दिल दहल गए। उन्हें यकीन था कि ये नौजवान पहली मंजिल तक भी नहीं पहुंच सकेगा और आग उसे पहली 2-3 सीढ़ियों में ही जलाकर भस्म कर देगी। मगर कोई नहीं जानता था कि वो नौजवान कोई आम नौजवान नहीं है। वो अंबर है जिसे मौत ने खुला छोड़ दिया था और वो मर नहीं सकता था। आग उस पर बेअसर थी। अंबर भड़कती आग के शोलों में से बड़े आराम से गुजरता हुआ सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर आ गया। उस मंजिल पर सिवाय आग के शोलों के और कुछ नहीं था।
تیسری منزل کی سیڑھیاں بھی آگ کے شعلوں کا خار بنی ہوئی تھی۔ امبر شعلوں کے غار میں سے گزرتا چوتھی منزل پر پہنچ گیا۔ نیچے کھڑے ہوئے لوگ امبر کی موت پر دکھ کا اظہار کر رہے تھے۔ ایک نے کہا، بیچارہ انسانی ہمدردی کی خاطر آگ میں کود گیا، خدا اس کی روح کو بخش دے، وہ تو دوسری سیڑھی پر جل کر راکھ ہو گیا ہوگا۔ بچہ چوتھی منزل کی منڈیر پر اسی طرح رو رہا تھا۔ ماں کے بین سنے نہ جاتے تھے، کلیجہ پھٹ رہا تھا، مگر سب مجبور تھے، کوئی بھی دکھیاری ماں کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ فائر بریگیڈ والے سر توڑ کوشش کر رہے تھے کہ بچہ چوتھی منزل سے جال میں چھلانگ لگا دے، مگر بچہ تو بس روئے جا رہا تھا۔ آگ اب چوتھی منزل پر پہنچ رہی تھی اور شعلوں نے چوتھی منزل کی کھڑکیوں کے چھجے جلانے شروع کر دیے تھے۔ اچانک لوگوں کے سانس اوپر کے اوپر رہ گئے، ان کی آنکھیں دہشت سے کھل گئیں، کیونکہ وہ ایک ایسا منظر دیکھ رہے تھے جس پر کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے آگ میں کود جانے والے نوجوان کو دیکھا کہ چوتھی منزل کی منڈیر کے ساتھ کھڑا ہے اور اس نے بچے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آگ کے شعلوں سے کیسے زندہ بچ گیا؟ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اوپر سے امبر نے فائر بریگیڈ والوں کو آواز دی کہ وہ جال کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں، میں بچے کو نیچے پھینک رہا ہوں۔ فائر بریگیڈ والوں نے جال کو پوری طرح قابو میں کر لیا اور لڑکے کو پھینکنے کا اشارہ کیا۔ امبر نے اللہ کا نام لے کر لڑکے کو نیچے پھینک دیا۔ ماں لپک کر روتی پیٹتی جال کے پاس گئی، بچہ صحیح و سالم تھا۔ ماں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو چھاتی سے لگا لیا اور دور اپنے رشتہ داروں کے پاس چلی گئی۔ فائر بریگیڈ والوں نے اب امبر کو آواز دی کہ وہ بھی نیچے جال میں چھلانگ لگا دے، کیونکہ آگ نے ساری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور وہ واپس نہ آ سکے گا۔ امبر نے ادھر سے چلا کر کہا، آپ لوگ آگ بجھانے کی کوشش کریں، میں جدھر سے آیا ہوں ادھر سے ہی واپس جاؤں گا۔ لوگ اور فائر بریگیڈ والے بھی حیران تھے کہ یہ انسان ہے یا کوئی بھوت ہے۔ امبر اب اڑ کر نیچے نہیں اترنا چاہتا تھا، وہ آگ کے شعلوں سے گزر کر اپنی اس طاقت کو بھی آزمانا چاہتا تھا۔ اپنی خطرناک واپسی کا سفر شروع کرنے سے پہلے وہ اپنی ساری خفیہ طاقتوں کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ امبر نے دیکھا کہ آگ چوتھی منزل کی سیڑھیوں میں بھی بھڑک رہی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آگ کا ایک غار نیچے اتر رہا ہے، ایک سرنگ نیچے جا رہی ہے جس میں بڑے بڑے شعلے تنور کی آگ کی طرح دہک رہے تھے، گول گول چکر لگا کر سیڑھیوں کی دیوار کو چاٹ رہے تھے۔ امبر کو ذرا بھی خوف نہیں تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ آگ اس کا ایک بال تک جلا نہیں سکتی۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور آگ کے شعلوں میں داخل ہو کر سیڑھیاں اترنا شروع کر دیں۔ اس کے ارد گرد شعلے ہی شعلے تھے، کانوں میں آگ کے شعلے شائیں شائیں کر رہے تھے، سیڑھیاں دہک رہی تھیں، سرخ روشنی سے آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ امبر کو ذرا سی بھی گرمی محسوس نہیں ہو رہی تھی، وہ بڑے آرام سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ سیڑھیاں سیمنٹ اور لوہے سے بنی تھی اور سرخ ہو رہی تھی۔ آخر وہ آگ کے اس جہنم سے باہر نکل آیا۔ پہلے تو لوگ اسے زندہ سلامت آگ کے شعلوں میں سے نکلتا دیکھ کر ڈر کر پرے پرے ہٹ گئے، پھر انہوں نے جوش میں آ کر اللہ اکبر کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ فائر بریگیڈ والوں نے قریب آ کر امبر کے کپڑوں کو ہاتھ لگا کر دیکھا، وہ بالکل ٹھنڈے تھے، کہیں آگ کے جلنے کا ہلکا سا نشان بھی نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کون ہو؟ تم انسان نہیں لگتے، اس آگ کے جہنم میں تو لوہا پگھل کر بھاپ بن جاتا ہے اور تمہارا ایک بال تک نہیں جلا۔ امبر نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا، صرف اتنا پوچھا کہ بچہ محفوظ ہے کیا؟ بچے کی ماں نے امبر کو سینے سے لگا لیا۔ خدا تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے بیٹا، تم نے میرے جگر کے ٹکڑے کو بچا لیا۔ امبر ہنس دیا۔ ہمیشہ سلامت رہنے کی دعا اسے عجیب سی لگی، کیونکہ 5000 سال سے تو پہلے ہی زندہ تھا اور ابھی اسے اور 5000 سال زندہ رہنا تھا۔ پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور تھا۔ اس نے عورت کی گود سے بچے کو لے کر پیار کیا۔ لوگ امبر کے ارد گرد جمع ہو گئے، کسی نے زور سے کہا، یہ ہوا میں اڑنے والا نوجوان ہے۔ بس پھر کیا تھا، وہاں نعرے لگنا شروع ہو گئے۔ پولیس آ گئی۔ پولیس کو امن و امان قائم رکھنے کے لیے ہلکا سا لاٹھی چارج بھی کرنا پڑا۔ لوگ آگ کو بھول کر امبر کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ امبر نے ایک پولیس انسپیکٹر سے مدد کی درخواست کرتے ہوئے کہا، برائے مہربانی سے وہاں سے نکال لیا جائے۔ انسپیکٹر نے اسے اپنی حفاظت میں لوگوں کے ہجوم میں سے نکال کر جیپ میں بٹھایا اور اس علاقے سے لے کر فتح پوری کے تھانے میں آ گیا۔ امبر نے انسپیکٹر کا شکریہ ادا کیا اور پوچھا کہ اس کے خلاف اگر کوئی مقدمہ درج نہ ہو تو کیا وہ جا سکتا ہے؟ انسپیکٹر نے سر کھجاتے ہوئے کہا، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسٹر کہ آپ کے کمرے سے سمگل شدہ سونے کی ایک ڈلی برآمد ہوئی ہے، ہم آپ کی تلاش میں ہی تھے۔ امبر پولیس انسپیکٹر کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ یہ ایک سکھ تھا اور جب اسے معلوم ہوا کہ امبر مسلمان ہے تو غضبناک سا ہو کر بولا، مسٹر امبر، تمہیں سونا سمگل کرنے کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ اور اس کے حکم سے اسی وقت امبر کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ امبر ویسے تو ایک لمحے کے لیے بھی پریشان نہیں تھا، کیونکہ سکھ انسپیکٹر اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ پریشانی صرف اس بات کی تھی کہ جو کیسٹ پلیئر اور پستول وغیرہ امبر اپنے ساتھ تاریخ کے پرانے زمانے میں لے جانا چاہتا تھا وہ اس کے ہوٹل کے کمرے میں ہی پڑے رہ گئے تھے۔ اگر اس وقت اچانک دنیا بدل جائے اور امبر پرانے زمانے میں داخل ہو جائے تو اسے پستول، کیسٹ پلیئر اور لائٹر جیسی چیزوں کے بغیر ہی سفر شروع کرنا ہوگا، جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ امبر نے سکھ انسپیکٹر سے پوچھا کہ ہوٹل میں اس کا جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ کہاں ہے؟ سکھ انسپیکٹر نے نفرت سے کہا، اسے ہم نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے، مگر وہ تو میرا اپنا خریدا ہوا تھا۔ سمگل شدہ سونا بھی تو تم نے ہی خریدا تھا۔ میں نے سونا سمگل نہیں کیا۔ شٹ اپ، اس کا فیصلہ عدالت کرے گی۔
सोना मिस्र से स्मगल किया गया है, ये बात साबित हो चुकी है। अब तुम्हें 5 साल कैद होगी। अंबर ने गुस्से में आकर सिख को जवाब दिया, मुझे तुम्हारा बाप भी कैद नहीं कर सकता। सिख इंस्पेक्टर गजबनाक होकर उठा और उसने जोर से अपना बैद अंबर की गर्दन पर मारा। अंबर की गर्दन को तो पता भी न चला, मगर सिख का बैद टूटकर 2 टुकड़े हो गया। ऐसा आज तक नहीं हुआ था कि बैद टूट जाए। बैद लचक सकता है मगर टूटता कभी नहीं। सिख इंस्पेक्टर ने अंबर पर एक नफरत भरी नजर डाली और उसकी गर्दन पर जोर से मुक्का रसीद किया। सिख इंस्पेक्टर को यूं महसूस हुआ कि उसने किसी सख्त चट्टान पर मुक्का मार दिया हो। सिख इंस्पेक्टर बड़ा परेशान हुआ, मगर उसकी मोटी अकल कुछ समझ ना सकी और वह बुड़बुड़ाता हुआ हवालात से बाहर निकल गया। उसने हुक्म दिया कि मुलजिम का पहरा सख्त कर दिया जाए। उसी वक्त हवालात के बाहर 2 सिख सिपाही राइफलें लेकर खड़े हो गए। अंबर हंस दिया, भला ये लोग उसका क्या बिगाड़ सकते थे? उसकी कीमती चीजों से जरूर वापस मिलनी चाहिए थी। अगर ये लोग उसकी चीजें थाने में ले आए हैं तो वो वहां से किस तरह निकाले? सोने की डली भी अंबर को चाहिए थी, क्योंकि वो खाली हाथ वापसी का सफर शुरू नहीं कर सकता था। सारी रात अंबर ने हवालात में गुजारी। दूसरे रोज उसे अदालत में ले जाया गया, जहां जज ने उसे 1 साल की कैद बामुशक्कत सुना दी। अंबर ने अपनी चीजों के बारे में पूछा तो जज ने कहा, तुम्हारी चीजें तुम्हें वापस मिल जाएंगी। फिर अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया कि मुजरिम की अशिया उसके हवाले की जाएं। अंबर का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। उस सजा के खिलाफ मिस्र के सिफारत खाने ने अपील दायर कर दी। अपील का फैसला अंबर के हक में हो गया और उसे बरी कर दिया गया, लेकिन उसके सोने की डली अंबर को वापस न की गई। उसके साथ ही सिख इंस्पेक्टर ने अंबर का कैसेट प्लेयर, कैसेट के टेप और कैलकुलेटर तो वापस कर दिया, मगर पिस्तौल और गोलियां वापस न की। दूसरी तरफ मिस्र के सफीर ने अंबर को अपने सिफारत खाने में बुलाकर हुक्म दिया कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली से निकल जाए और वापस काहिरा चला जाए। अंबर भला कैसे काहिरा वापस चला जाता? मलका मिस्र ने तो उसे दिल्ली आने का हुक्म दिया था और सिर्फ इसी शहर से अंबर का वापसी का सफर शुरू होने वाला था। अगर वो काहिरा चला जाए तो फिर सारी जिंदगी वापस अपने वतन और 5000 साल पीछे अपने असल घर नहीं पहुंच सकता। अंबर ने 3 फैसले उसी वक्त अपने दिल में कर लिए। पहला फैसला यह था कि वो वापस नहीं जाएगा और दिल्ली में ही रुपोश हो जाएगा। दूसरा ये कि उस सिख इंस्पेक्टर से जाकर अपना पिस्तौल और गोलियां वापस लेगा। तीसरा फैसला ये कि वो अपनी सोने की डली हासिल करेगा जो सरकारी दफ्तर में जमा करा दी गई थी। उसने मिस्री सफ़ीर से कहा, मैं वापस नहीं जा सकता, मेरा दिल्ली में रहना बहुत ज़रूरी है। मिस्री सफ़ीर ने कदरे सख्त लहजे में कहा, कभी तुम हवा में उड़ते हो, कभी आग में गुजर जाते हो, तुमने हमें परेशान कर रखा है। मुझे तुम कोई जादूगर लगते हो। अब सोना स्मगल करके तुमने हमारे मुल्क को बदनाम कर दिया है। तुम्हें हर हालत में यहाँ से निकल जाना होगा। अंबर ने कहा, वो दिल्ली से वापस नहीं जाएगा। इस पर मिस्री सफ़ीर ने अंबर का पासपोर्ट दिखाकर कहा कि उसका पासपोर्ट सफारत खाने के पास है और वो किसी दूसरी जगह नहीं जा सकता। अंबर को सिफारत खाने में निगरानी में रख लिया गया और अगले रोज़ की फ़्लाइट में काहिरा के लिए उसकी सीट बुक करा दी गई। अंबर को एक कमरे में बंद कर दिया गया। अंबर ने यह फैसला भी कर लिया कि अब वहाँ से फ़रार हो जाना चाहिए, क्योंकि ये नासमझ सफ़ीर अपनी ज़िद पर कायम है और उसे सख्त नुकसान पहुँचाने का इरादा किए हुए। अंबर ने कमरे का जायज़ा लिया। वहाँ सिर्फ एक रोशनदान था, उसमें से अंबर बाहर नहीं निकल सकता था। उसका कैसेट प्लेयर और रिकॉर्डर और लाइटर और कैलकुलेटर उसे दे दिया गया था। अब उसे सिर्फ पिस्तौल और सोना बाहर निकलकर दोबारा हासिल करना था। अंबर रात का इंतजार करने लगा। उसने रात का खाना खाया तो सफ़ीर अंदर आ गया। सफ़ीर ने अंबर से पूछा कि वह कौन है और काहिरा में क्या करता था। अंबर ने मुस्कुरा कर कहा, अगर आप सच पूछते हैं तो मैं आज से 5000 साल पहले दरियाए नील के किनारे एक मिस्री सर्जन के घर पैदा हुआ और मेरी परवरिश फिरौन के महल में हुई। सफ़ीर ने अपना सर पकड़ लिया। किस पागल शख्स से वास्ता पड़ गया है, उसने दिल में सोचा। वो उठा और सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। उसने अपने अमले को हुक्म दिया कि जिस तरह भी हो सके इस पागल नौजवान को जहाज में सवार करवाकर वापस काहिरा रवाना कर दिया जाए। हवाई जहाज दूसरे रोज सुबह सुबह जाता था। अंबर सिफारत खाने के कमरे में बैठा गौर कर रहा था कि वो किस तरकीब से बाहर निकले। वो ताकत इस्तेमाल करके वहां से बड़ी आसानी से फरार हो सकता था, लेकिन वो ऐसा करके मिस्री हुकूमत को बदनाम नहीं करना चाहता था। वो इस तरीके से फरार होना चाहता था कि बात सिर्फ सिफारत खाने के अंदर ही रहे और दबा दी जाए। उसने एक बार फिर रोशनदान की तरफ देखा। रोशनदान की अगर सुलाख तोड़ दी जाए तो वो उसमें से बाहर निकल सकता था। अंबर पलंग पर से उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी सारी चीज़ें अपने साथ लीं और तावीज़ पर हाथ रखकर मलका नफरीती को याद किया और वो कमरे के फर्श से ऊपर उठने लगा। ऊपर उठते उठते वो रोशनदान के पास पहुंच गया। करीब जाकर उसने हाथ के एक ही झटके से रोशनदान की सुलाख उखेड़ डाली। अब रोशनदान में से वह झुककर निकल सकता था। चुनाचे वो बड़े आराम से दोहरा हुआ और रोशनदान में से निकलकर बाहर छत पर आ गया। जिसके कमरे में वो ज़ेरे हिरासत था वो सिफारत खाने की आखिरी यानी चौथी मंजिल पर था। ये उसे छत पर आने के बाद मालूम हुआ। उसने देखा कि दिल्ली के आसमान पर सितारे चमक रहे थे। नीचे सड़क पर रोशनियां थी और कारें आ जा रही थी। बिल्डिंग काफ़ी ऊंची थी, लेकिन अंबर के लिए ऊंचाई कोई हैसियत नहीं रखती थी। अंबर ने तावीज़ पर हाथ रखकर मलका नफरीती को याद किया और छत की मुंडेर पर खड़े होकर नीचे छलांग लगा दी। वो बड़े आराम के साथ नीचे आना शुरू हो गया, जैसे कोई चिड़िया का पर नीचे आता है।
अंबर इमारत के पिछली तरफ एक तंग बाजार में उतरा था कि अचानक एक गार्ड की नजर पड़ गई। पहले तो गार्ड को अपनी आंखों पर यकीन न आया, फिर जब अंबर बाजार की सड़क पर उतर आया तो उसने शोर मचा दिया। सिफारत खाने का रात का अमला बाहर आ गया, मगर अंबर उस दौरान में बड़ी सड़क पर आकर टैक्सी में बैठ चुका था। टैक्सी अंबर को लेकर दिल्ली के बाहर 30 हजारी के इलाके में आ गई। अंबर यहाँ आर्जी तौर पर आयशा बहन के घर पनाह लेना चाहता था। क्वार्टर से कुछ दूर ही अंबर ने टैक्सी छोड़ दी और आयशा के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। इतनी रात गए अंबर भाई को घर के बाहर देखकर आयशा और उसकी अम्मी बड़ी हैरान हुई। अंबर ने बताया कि वो होटल से आके और उसे कुछ रोज वहां ठहरना होगा। आयशा की मां ने कहा, बेटा अंबर, ये तुम्हारा अपना घर है, चाहे सारी उम्र यहाँ रहो, हमें तो बेहद खुशी होगी। क्वार्टर की छत पर भी एक छोटा सा कमरा था जो सड़क पर से नजर नहीं आता था। अंबर ने उस कमरे में बिस्तर लगा लिया और अपना कैसेट प्लेयर वगैरह उसी जगह रख ली और सो गया। दूसरे रोज उसने सबके साथ मिलकर नाश्ता किया और कहा कि वो एक जरूरी काम से जा रहा है और क्वार्टर से निकलकर फतेहपुरी की तरफ आ गया। उसने एक दुकान में जाकर दूसरा लिबास खरीदा और वहीं तब्दील कर लिया। अब वो सूट में नहीं बल्कि शलवार कमीज में था और सर पर उसने जिना कैप रखी हुई थी, वो पहचाना नहीं जाता था। फतेहपुरी के थाने में जाकर उसने पंजाबी जुबान में सिख इंस्पेक्टर का पूछा। चपरासी ने बताया कि वो 10 बजे घर से आएगा। अंबर ने उसके घर का पता लिया और चल पड़ा। सिख इंस्पेक्टर मोती नगर में रहता था। यह दिल्ली की एक नई बस्ती थी जो पाकिस्तान बनने के बाद बनी थी। यहाँ सिख इंस्पेक्टर का घर था जिसके दरवाजे पर सिख इंस्पेक्टर के नाम की तख्ती गुरमुखी जुबान में लिखी हुई थी। अंबर ने दरवाजे पर दस्तक दी। लोगों ने बाहर आकर पूछा कि किससे मिलना है। अंबर ने इंस्पेक्टर का नाम लिया तो नौकर ने अंदर बुला लिया। अंबर को एक छोटे से गंदे मुंदे कमरे में बिठा दिया गया। थोड़ी देर बाद सिख इंस्पेक्टर वर्दी पहने हुए आया और अंबर को देखकर गुस्से में बोला, तुम्हें किसने अंदर आने दिया? अंबर उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं अपना पिस्तौल और गोलियां लेने आया हूँ, ये मेरी अमानत है और मैं लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। सिख इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर पूरी ताकत से अंबर की गर्दन पर घोंसा मारा। उसका ख्याल था कि अंबर की गर्दन टूट जाएगी, मगर उल्टा सिख इंस्पेक्टर हाथ पकड़कर फर्श पर बैठ गया और दर्द से दोहरा हो गया क्योंकि उसके हाथ पर बहुत ज्यादा चोट आई थी। गोया उसने किसी पत्थर की सख्त चट्टान के साथ अपना हाथ टकरा दिया था। अंबर सिख के सर के ऊपर जाकर खड़ा हो गया। उसने सिख की गर्दन को अपने सख्त हाथों की गिरफ्त में लेकर पंजाबी जुबान में कहा, मैं तेरी गर्दन बांध देवांगा, ओए छेती काट मेरी अमानत। सिख को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी गर्दन किसी लोहे की मशीन के अंदर फंस गई है। उसने हाथ हिलाकर कहा, अभी लाता हूं, मेरी गर्दन छोड़ो। अंबर ने गर्दन छोड़ दी। सिख सहमा सहमा अंदर गया और पिस्तौल और गोलियों का बक्स लाकर अंबर के हवाले कर दिया। अंबर ने पूछा कि उसका सोना कौन से दफ्तर में है। सिख इंस्पेक्टर ने बताया कि सोने की डली महकमा एक्साइज के दफ्तर में है जो नई दिल्ली के पहले चौक में बाएं जाने वाली इमारत में है। अंबर ने पिस्तौल कमीज के अंदर लगा लिया, गोलियां थैले में रखी और सिख के क्वार्टर से बाहर आ गया। वो सीधा टैक्सी में बैठकर आयशा के घर आ गया। अपने कमरे में उसने उन चीज़ों को रखा और अब सोने की तलाश में रवाना हो गया। नई दिल्ली के पहले चौक में बाएं जानिब एक 7-8 मंजिला बड़ी शानदार इमारत थी जिसमें एक्साइज वालों का दफ्तर था। यहाँ पहुंचकर अंबर को पता चला कि महकमे ने स्मगलरों से जो सामान सोने और जवाहरात की शक्ल में हासिल किया था वो तो सुबह 9 बजे वाली गाड़ी से बंबई की तरफ बड़े दफ्तर को रवाना कर दिया गया है। अंबर ने सर पकड़ लिया। असल में वो दिल्ली के जिस बैंक से चाहता सोना लूट मार कर सकता था और उसे ना तो कोई मार सकता था ना पकड़ सकता था। वो बड़े आराम से उड़कर दिल्ली से 200 मील के फासले पर उतर सकता था, लेकिन अंबर गैर कानूनी और नाजायज़ काम नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कानून की तरफ से दी गई सज़ा कबूल कर ली थी। अगरचे वो सज़ा भी नाजायज़ थी। अंबर सिर्फ अपनी अमानत वापस लेना चाहता था, मगर यहाँ मामला उलट हो गया था। उसकी अमानत यानी सोने की डली सरकारी खजाने के साथ बम्बई एक्सप्रेस में दिल्ली से बम्बई जा रही थी। उस वक्त 11 बजे थे और ट्रेन दिल्ली से 100-150 मील आगे निकल चुकी थी। अब क्या किया जाए? अंबर यही सोचता हुआ इमारत से बाहर आ गया। सिवाय इसके और कोई चारा न था कि वो ट्रेन का पीछा करे और जिस डिब्बे में उसकी अमानत है उसे हासिल करने की कोशिश करे। अंबर सीधा आयशा के घर आ गया। वो समझता था कि जिस वक्त चाहे बम्बई एक्सप्रेस को रास्ते में पकड़ सकता है। ये काम वो सूरज गुरूब होने के बाद करना चाहता था। उसने आयशा के घर वालों को अपने प्रोग्राम के बारे में कुछ ना बताया। जब शाम हुई तो अंबर ने चमड़े की जैकेट और जीन्स और पाँव में फुल बूट पहने, पिस्तौल वगैरह घर पर ही रहने दिया। अपने पास एक चाकू तक ना रखा और बम्बई एक्सप्रेस के ताकुब में रवाना हो गया। 30 हजारी से वो नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर आ गया। वो बम्बई को जाती रेलवे लाइन के साथ साथ चलकर बम्बई एक्सप्रेस को पकड़ना चाहता था और कोई तरीका भी नहीं था और अंबर इसके अलावा किसी रास्ते से वाकिफ भी नहीं था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जगमग जगमग कर रहा था, अगरचे अभी रात नहीं हुई थी और आसमान पर सूरज की रोशनी बाकी थी। अंबर ने प्लेटफॉर्म के एक स्टॉल पर रेलवे टाइम टेबल से अंदाजा लगाया कि ट्रेन को गए 8 घंटे हो चुके हैं और इस वक्त झांसी के आसपास कहीं होगी। अंबर ने एक छोटे साइज का टाइम टेबल खरीदकर अपनी पॉकेट में रख लिया। इंक्वायरी ऑफिस से कुछ ज़रूरी मालूमात हासिल की और उस रेलवे लाइन के बारे में मालूम किया जो ट्रेन को लेकर बम्बई की तरफ रवाना हुई थी। अंबर रेलवे लाइन के साथ साथ मगरिब की तरफ चलने लगा। वो शहर से काफ़ी दूर जाकर हवा में उड़ना चाहता था, फिर वो रुक गया क्योंकि नई दिल्ली का शहर बहुत दूर तक आबाद था।
वो वापस रेलवे स्टेशन पर आ गया और आगरा को जाने वाली एक ट्रेन में सवार होकर आगे की तरफ रवाना हो गया। हज़रत निज़ामुद्दीन के स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो अंबर वहां उतर गया। सबसे पहले वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर हाजिर हुआ, नज़र चढ़ाई, फातिहा पढ़कर अपने और हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों की खुशहाली के लिए दुआ मांगी और वापस रेलवे लाइन पर आ गया। अब रात हो गई थी, आसमान सितारों से भर गया था। अंबर रेलवे लाइन के साथ खड़ा था। रेलवे लाइन दूर तक जा रही थी और फिर रात के अंधेरे में गुम हो गई थी। दूर एक रेलवे सिग्नल की सुर्ख बत्तियां अंधेरे में रोशन थी। अंबर ने तावीज़ पर हाथ रखा, उसे कोई भी नहीं देख रहा था। खुदा का नाम लिया और ज़मीन से ऊपर उठकर बम्बई एक्सप्रेस के ताकुब में रेलवे लाइन के ऊपर उड़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।